हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, जहां पर हम लोग अपने साल भर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स को फटाफट से रिवाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। और आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ सेक्टर से यूपीएससी कई बार प्रॉब्लम्स, जितने भी डिसीजेस के बारे में हम लोग यूं ही सुनते हैं साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, या फिर अगर कोई ऐसी कोई डिसीज है जिसपे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा कोई स्टेप उठाया है, या फिर हमारे यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कोई बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा डिसीज है जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है पूरे साल भर से, ऐसे सभी टॉपिक्स इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हाईली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी हम लोग अपने साइंस एंड टेक के हेल्थ सेगमेंट की बात करते हैं। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग ऐसे ही कुछ गिने चुने सेलेक्टिव तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट वाले ही मुद्दों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सामने मैं आज का सिलेबस दिखाता हूं तो आप देख सकते हो कि कैसे यहां पर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ इतने ही नहीं है भाई, ये तो आधा है अपना, जिसमें से हंटिंगटन डिसीज, एचपीवी, नीपा वायरस, गट माइक्रोबायोम, हैवी श्योर, ट्रकोमा, निक्षय स्कीम, न्यू ड्रग, फ्री ड्रग रेजिमेंट वगैरह वगैरह सब सारे यहीं पर चल रहे हैं। और इसके अलावा देर आर सर्टेन टॉपिक्स अगेन एज वेल। इन सभी के बारे में हम लोग को थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ही लेनी है, ऊपर ऊपर से एक बस नॉलेज होना चाहिए हमारे लिए कि आखिरकार इन सबसे रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है, और इनके बेसिक्स को जरा बस हम लोग समझेंगे अपने हेल्थ सेगमेंट में। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा हंटिंगटन्स डिसीज से रिलेटेड। आखिरकार ये हंटिंगटन्स डिसीज क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों रहा है। एक ना फ्रूट फ्लाइज है, फ्रूट फ्लाई आप सब लोग जानते हो। फ्रूट फ्लाई को यार सभी लोगों ने देखा होगा, आई थिंक यहां पर आप देख सकते हो इसको। ये मक्खी को तो सभी लोग जानते हैं ना, वो जो मूवी आई थी मक्खी, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी फ्रूट फ्लाई ही थी। तो ये जो फ्रूट फ्लाई होती है, इसी से रिलेटेड इसके ऊपर कुछ हम लोगों ने हंटिंगटन्स डिसीज का एक क्योर देखने की कोशिश की है। मतलब इसको हम लोगों ने सेम प्रॉब्लम फेस करके दिखाया और इसमें फिर कुछ जेनेटिक चेंजेस किए, और इसके वजह से हम लोग को इसका क्योर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि सर सबसे पहले बता दो कि हंटिंगटन्स डिसीज क्या चीज है। देखो क्या होता है कि ये एक प्रकार का आपका न्यूरो टाइप का डिसीज है ना, न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर है। आप देख सकते हो न्यूरोलॉजिकल जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे मैं अभी आपके सामने बिल्कुल खड़ा हूं, मैं जब भी चाहता हूं तो अपने हैंड का जेस्चर जिस डायरेक्शन में चाहता हूं वैसा कर लेता हूं, जो बोलना चाहता हूं वैसा बोल लेता हूं, अपने सिर को, अपने हाथ पैर पूरे शरीर को जैसे हिलाना चाहता हूं वैसे हिला सकता हूं। लेकिन यहां पर ये सारी की सारी चीजें हमारे ब्रेन के अंदर में जो फंक्शन करती हैं, उस वाले पर्टिकुलर जीन को ये अफेक्ट करती है, उसमें एक प्रॉब्लम आता है, और उससे एक्चुअल में उसका बाकी का बॉडी मूवमेंट, उसके सोचने का थोड़ा सा तरीका, वो काफी सारी चीजें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। बेसिकली ये पेरेंट्स से आपको ट्रांसफर होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल्दो इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, यहां पर एक जीन है जिसको हम लोग प्यार से क्या बुला सकते हैं भाई, प्यार से तो मत बुलाओ यार ये, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक सा है। इसको बोलते हैं HTT। तो ये जो HTT है, इसी से हम लोग ने क्या देखा है, हंटिंगटन, हंटिंगटन जो लिखा हुआ है वो बेसिकली हंटिंगटन यही HTT ही है। तो ये बेसिकली एक ऐसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है जिससे कि एक ऐसा प्रोटीन बने जो कि हमारे शरीर के मूवमेंट्स वगैरह को सारा कंट्रोल कर सके। बट अगर यही HTT जीन ही हमारा खराब हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स मिलती है। हमारा HTT प्रोटीन जो है वो सही तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो यही पूरी प्रॉब्लम थी एक्चुअल में। अब न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि ये जो फ्रूट फ्लाइज की बात कर रहे हो, इसको भी लगभग लगभग हमने ऐसे ही प्रॉब्लम्स फेस करते हुए इसको ऐसे ही जीन को छेड़छाड़ कर दी। इसका फ्रूट फ्लाइज का साइंटिफिक नाम तो वैसे पढ़ने की और याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये कभी भी यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। फ्रूट फ्लाइज के नाम पर आप लोग जानते रहो। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये वैसे ही पेस्ट है यार, ये पॉलिनेशन वगैरह में हल्का फुल्का अपना योगदान देती है इस ब्रह्मांड में, ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रॉब्लम क्या थी इस पे, जब हम लोगों ने सेम HTT जीन वाला ही प्रॉब्लम इसको दिखाया तो हमको लगा कि हाँ इसका भी थोड़ा सा मूवमेंट अलग तरीके से हो गया। बट अगेन हम लोगों ने इस पर रिसर्च करते हुए ये भी देखा कि एक और पर्टिकुलर जीन थी जिसको हम लोग बोल रहे थे YOD1। यहां पर एक स्पेसिफिक जीन है, अगर इसका हम लोग ओवर एक्सप्रेशन करते हैं तो उस सिचुएशन में जो आपका हंटिंगटन जीन जो होता है वो सही तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज करने लगता है।
और आपका जो हंटिंगटन्स डिसीज का एक मेजर प्रॉब्लम था वो भी क्योर होते हुए दिखता है। तो अभी एक पॉसिबिलिटी आई है और इसी पॉसिबिलिटी पर ही ये पूरा आर्टिकल बेस्ड था, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी अगला आर्टिकल हमारा एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले न्यूज में क्यों था भाई, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा कुछ किया है जिसमें से एचपीवी इम्यूनाइजेशन कैंपेन को चलाना स्टार्ट किया है, जिससे हम लोग सर्वाइकल कैंसर के केसेस को कम कर सकें या खत्म कर सकें। देखो, जब भी सर्वाइकल कैंसर की बात आती है तो इंडिया में ये मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स की बात हम लोग करते हैं, उन सबको ये खतरा बना रहता है कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस उनके ज्यादा रहते हैं। स्पेशली जो 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज में हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, गर्ल चाइल्ड होती हैं, उनको बेसिकली हम 3 फेजेस में ऐसी वैक्सीनेशन, ऐसे इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि देखो, जिसको बचपन में एचपीवी वैक्सीन वगैरह नहीं लगी होगी, एचपीवी क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की अगर एचपीवी वैक्सीन अगर उनको नहीं लगी होगी तो एक तरीके से ये क्या काम करेगा, कैचअप के तरीके से काम करेगा कि 9 से 14 साल के बीच में 3 फेजेस में उनको हम लोग एचपीवी वैक्सीन दिला सकते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है, उनको सर्वाइकल कैंसर फ्यूचर में आने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाती है। बेसिकली इसमें क्वाड्रीवैलेंट एचपीवी वैक्सीन होता है ना। और यहां पर जो दवा का इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है सर्वावैक। सर्वावैक, यहां पर ये सर्वावैक जो है वो इंडिजिनियसली डेवलप्ड मेडिसिन है। सर्वावैक के बारे में बात करते हैं तो ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है जो कि बेसिकली 4 टाइप्स के एचपीवी के बारे में बात करती है, 6, 11, 16 और 18। ये बेसिकली डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आप लोगों ने किसके लिए पढ़ा था भाई, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, कोवैक्सीन के लिए पढ़ा था या कोविशील्ड के लिए पढ़ा था? ये सारी बातें याद होनी चाहिए, यूपीएससी ने ये बात पूछी हुई है भाई साहब, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है। नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से मुझे बता दीजिए। और दूसरा क्या है कि इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस फ्रॉम हाई रिस्क एचपीवी टाइप 16 एंड 18। मेजरली 16, 18 के लिए काम करता है, बट हाँ, इसको 6 और 11 के लिए भी कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, जो आप फीमेल्स में यूटेरस को जानते होंगे, यूटेरस वजाइना के अंदर जो ये यूटेरस को मतलब वजाइना को कनेक्ट करता है यूटेरस, यहां पर आपका एक समझ लो सर्विक्स जैसा कुछ एक डेवलप होने लगता है। यहां पर सर्विक्स जो होता है वो एक सेल्स का ग्रोथ यहां पर दिखने लगता है, जो कि फर्दर एक कैंसर का रूप ले लेता है। तो यहां पर जो आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एचपीवी, इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि 9 से 14 साल के लिए अगर ये वैक्सीनेशन देते हैं तो हम लोग एचपीवी इन्फेक्शन को काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। हम लोग इसमें सर्वाइकल कैंसर की अगर बात करते हैं तो इंडिया तो वैसे ही देखो, इंडियन वुमेन जो होती हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से अफेक्टेड है। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अपने इंडिया में ये चीज, कि अगर नॉर्मली कैंसर की बात की जाए तो सर्वाइकल कैंसर उसमें से बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली ईयरली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो यहां पर लोग 1.25 लाख केसेस आते हैं, जिसमें से 75,000 डेथ्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफी काफी बड़े मतलब नंबर्स हैं जहां पर डेथ देखने को मिल रहा है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की अगर बात करें तो ये कैसे स्प्रेड होता है, ये बेसिकली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से हो सकता है। और इसके आज तक में बहुत सारे टाइप्स आइडेंटिफाई किए गए, मतलब 100 से ज्यादा टाइप्स यहाँ पर आइडेंटिफाइड ऑलरेडी हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के। हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जो भी आपके जेनिटल वार्ड्स जैसे ये फिर इंक्रीज होते हैं, यही वार्ड्स धीरे धीरे करके आपके ट्यूमर और सेल्स में या कैंसर सेल में डेवलप हो जाते हैं। ये आपके नॉर्मली सर्विक्स, एनस और थ्रोट में भी दिखाई देते हैं, है ना। तो इसीलिए सर्वाइकल कैंसर अपने आप में काफी खतरनाक सी बीमारी है। अब यहां पर एक न्यूज देखो, ये आपके बुक में नहीं दिया होगा लेकिन इसको मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा में आपको बता देता हूं कि एक ना 90 70 90 ऐसा यूपीएससी कई बार पूछता है कि 90 70 90 अभी हाल फिलहाल में डब्ल्यूएचओ ने एक रूलिंग्स ली थी, ये 90 70 90 का मतलब क्या है। तो उससे रिलेटेड हमेशा समझना कि ये सर्वाइकल कैंसर के लिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक नया स्टेप लिया गया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक टारगेट रखा 2030 का। और इस 2030 तक के टारगेट के लिए 2030 तक के टारगेट के लिए इन्होंने 90 70 90 का फंडा रखा है। 90 70 90 क्या है, ये बोल रहे हैं कि देखो 90% जो भी महिलाएं सर्वाइकल डिसीज से आइडेंटिफाई होती हैं उनको हम लोग प्री कैंसर ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा बोल रहे हैं 90 70 70 का मतलब क्या है, 70% ऑफ वुमेन जिनको की सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हो चुका है, जिनकी उम्र 35 ईयर्स और 45 ईयर्स के बीच में है, उनको हम लोग स्क्रीन करने के बाद ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ चालू कर देंगे तगड़े तरीके से। 90%
जो भी 15 साल की एज से कम है उनको हम लोग कम से कम फुल्ली वैक्सीनेटेड बनाएंगे। मतलब कि 90% ऑफ द गर्ल्स दोज हु आर 50 लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल की उम्र तक के अंदर अंदर होने वाली सभी लड़कियां जो होती हैं उसमें से 90% को कम से कम 2030 तक वैक्सीन तो लगा ही देंगे। तो यही सारी बात 90-70-90 की बात हो रही है। अब इसी चीज को आपको WHO के रेस्पेक्ट में भी सुनना समझना था। ठीक है भाई, यहां पर यह भी आप समझ लेना कि यहां पर बेसिकली WHO का टारगेट भी है कि 2030 तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर को, मतलब वैसे तो देखो पब्लिक हेल्थ डिसऑर्डर बना ही रहे हैं इसको, लेकिन इसको एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर को 2030 तक एलिमिनेट करने का एक टारगेट दिया गया है, उसी का ये 90-70-90 आपको ये पूरा प्रोविजन दिखेगा। फिर ह्यूमन वैक्सीन फॉर नीपा वायरस है ना, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की है, उसने अभी नया नया एक नीपा वायरस के लिए एक ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट किया। याद रखना ये ट्रायल वर्जन है सिर्फ इसका, और जो इसका नाम है वो है चैड ओक्स 1 नीपा बी वैक्सीन। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है जिसके अंतर्गत हम लोग यहां पर वो सेम टू सेम है जैसे कि एस्ट्राजेनेका था ना कोविड-19 वाला, वैसा ही कुछ यहां पर वैक्सीन लिया गया है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ना नीपा वायरस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये नीपा वायरस जो है ये सबसे पहले 1998 में मलेशिया और सिंगापुर के आसपास में जो क्या बोलते हैं पिग फार्मर्स होते हैं वहां पर ये सबसे पहले देखा गया था। नेचुरल होस्ट जो है इसके वो बैट्स होते हैं, सबको पता है फ्रूट बैट होते हैं यहाँ पर। आउटब्रेक अगर आप देखोगे तो एशिया और ऐसे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या फिर यहां पर आपको सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, केरला सबसे ज्यादा यहां पर आप देखते हो। अच्छा, कोई अगर पूछता है कि यार केरला में आखिरकार ये सबसे ज्यादा दिखते क्यों हैं, आपको ये एकदम से ना मतलब थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाना चाहिए। मतलब आप कॉमन सेंस लगाओगे तो भी आपको रियलाइज होगा कि यार केरला के आसपास वाले रीजन्स में वेस्टर्न घाट वाला रीजन पड़ता है, और ये वेस्टर्न घाट बहुत सारे मल्टी फॉनल डाइवर्सिटीज को वहां पर अपने पास में समा के रखता है, और यहीं पर बहुत बार हम लोग को फ्रूट बैट्स देखने को मिलते हैं। अब चूंकि फ्रूट बैट की तादाद वहां पर ज्यादा है और इसी की वजह से वहां पर ऐसे नीपा वायरस के केसेस हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ट्रांसमिशन अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप ये समझना कि जो ये नीपा वायरस है ये एक प्रकार का जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक, जूनोटिक मतलब कि जो कि एनिमल से ह्यूमन को होता है ना, जूनोटिक डिसीज है। तो बेसिकली इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। अगर अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर है, जो कि बीमार एनिमल्स हैं उनका कोई भी टिश्यू या कंटामिनेटेड फ्रूट या प्रोडक्ट हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, उसको छू लिया, उन सभी के वजह से ये ट्रांसमिट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर भी हो सकता है कि अगर कोई भी एक फैमिली में किसी एक पर्सन को नीपा वायरस से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है उसकी पूरी फैमिली नीपा वायरस जैसी ही, मतलब उनकी पूरी फैमिली को नीपा वायरस अफेक्ट करे। यहाँ के सिम्टम्स की अगर बात करो तो सिम्टम सबसे प्रॉब्लम की बात ही यही है कि ये कई बार असिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब इनके कोई सिम्टम्स ही नहीं आते, लेकिन कभी कभी आपको आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसी कुछ चीजों का सिम्टम्स स्टार्ट हो जाता है, जो कि इससे अफेक्ट होने के लगभग लगभग 1 से 2 दिन बाद आपको दिखाई देता है। यहां पर अगेन इंक्यूबेशन पीरियड आपका 4 से 14 दिन तक है। आपने कोविड में भी देखा था, और इसमें आप इनफैक्ट आरटीपीसीआर टेस्ट कोविड के लिए भी करते थे, यहां पर भी वैसे ही कुछ आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, आपके ऐसे कुछ बॉडी फ्लूइड्स को देखते हैं, और उस पर एक एलाइसा टेस्ट है, और एलाइसा टेस्ट को हम लोग कंडक्ट करते हुए देखते हैं। ट्रीटमेंट अभी के लिए कोई ड्रग या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। पहली बार चैडओक्स 1 जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है, अभी ट्रायल चल रहे हैं, देखेंगे। WHO स्टेटस की बात करें तो ये एक पैंडेमिक पोटेंशियल रखता है, जैसे कोविड-19 था वैसे ही नीपा वायरस भी एक पैंडेमिक पोटेंशियल रखता है, इसीलिए प्रायोरिटी डिसीजेस के कैटेगरी में WHO ने ऑलरेडी इसको डाल रखा है। यहां पर उल्टा लटका हुआ फ्रूट बैट को आप देख सकते हो, इसके कारण ये सब हो रहा है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं वैक्सीनेशन की। तो चैडओक्स 1 की बात हो रही है, ये आखिरकार बनता कैसे है? देखो, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हम लोग कई बार वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन को लेते हैं। वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कोविड-19 के टाइम पर भी हम लोगों ने वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन बनाए थे। कई बार हम लोग बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग डेड वायरस का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर वीक वायरस का इस्तेमाल कर लेते हैं। वीक वायरस जो कि ह्यूमन को अफेक्ट ही ना करे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेंजर आरएनए वायरस, mRNA वायरस होते हैं। सॉरी, ये वायरस नहीं है, ये वैक्सीन है, डेड वायरस वैक्सीन। इस वैक्सीन में डेड वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि
देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर इंसानों के अंदर कोई भी जेनेटिक चेंजेस करना है या फिर कोई प्रोटीन नया डेवलप करने के लिए मजबूर करना है, तो तुम वायरस का सहारा लेते हो। तो वायरस जैसे ही डेड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में जब भी तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है, तो वहां पर आपका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज को कि दो प्रकार के सेल्स होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका न्यूट्रोफिल्स और एक होता है आपका लिम्फोसाइट। तो आप सबको पता है कि लिम्फोसाइट के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, जिसको हम लोग बी सेल्स और टी सेल्स बुलाते हैं। तो बी सेल्स और टी सेल्स बेसिकली यहां पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। टी सेल अटैकिंग में काम करता है और बी सेल यूज टू मेमोराइज कि भाई साहब कौन सा वाला वायरस इस बार आया है, तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो यूजुअली हम लोग एंटीबॉडीज से इनको फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली अब क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए या फिर डेड या वीक फॉर्म ऑफ आरएनए या फिर वायरल वेक्टर का सहारा ले लेते हैं। तो वायरल वेक्टर का, जैसे कि कोविड वैक्सीन के लिए एडिनो वायरस का सहारा ले लिया गया था, वैसे समझ लो यहां पर भी एडिनो वायरस जो कि हमारे इंसानों के शरीर में ज्यादा इफेक्टिव ना हो, तो उसका सहारा ले लिया गया था। तो वैसे ही है यहां पर भी कि हमने क्या किया, एक हार्मलेस वायरस को यूज किया है और उसका जेनेटिक इंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, एंटीजेंस के जैसा दिखा रहे हैं। एक्चुअल में हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजेंस को ही पहचानता है। अगर आप लोगों ने कभी भी वायरस की फोटो देखी होगी, तो वायरस हमेशा ऐसे स्पाइक प्रोटीन के साथ आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को, स्पाइक प्रोटीन के साथ रहता है। एक्चुअल में ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेन बुलाते हैं। और ये जो स्पाइक प्रोटीन्स होती है, इनका शेप, इनका साइज, ये सब अलग अलग होता है अलग अलग वायरस में। तो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी है वो एक्चुअल में इन एंटीजेंस को ही पहचानता है, इन्हीं के बेसिस पर उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो हम लोग यही करते हैं। और एज ए होल अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करोगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। तो हमारे पैथोजन जो भी होते हैं, उनके ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं, एक्चुअल में उसके बेसिस पर यह डिसाइड होता है शरीर के अंदर कि इम्यून सिस्टम में कौन सा वाला एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। जब भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो एंटीबॉडी बेसिकली एक वाई शेप का प्रोटीन होता है हमारे लिए। जो वाई शेप का प्रोटीन आपके ऐसे स्पाइक प्रोटीन्स को क्या करता है, घेरना शुरू कर देता है। और जो ये एंटीजेंस होते हैं, दीज आर द गेटवेज टू इन्फेक्ट द सेल, टू इंटर इनटू द ह्यूमन सेल। तो बेसिकली अगर ये एंटीजेंस ना हो, और एंटीजेंस को या तो अगर हमने पूरी तरीके से ढक लिया, तो इनका कभी भी कोई भी असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है, वो हमारे सेल के साथ में अटैच ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो इसलिए भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारे कन्वेंशनल वैक्सीन हैं, यहां पर कोई भी एंटीजेंस का सहारा नहीं लेते, दे प्रॉम्प्ट द बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। मतलब कि सीधे डेड वायरस या ऐसे कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जो हमारा यहां पर वायरल अटेन्युएटेड है ना, वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी, जैसे हम लोगों ने कोविड-19 का स्पाइक प्रोटीन वगैरह की बात की थी, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, तो वैसे ही एक मॉडिफाइड वायरस बनाते हैं। मॉडिफाइड वायरस जो कि हमारे मतलब एक वेक्टर के जैसा काम करता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाता है वो सारे के सारे जेनेटिक कोड्स को लेके। अब ये जेनेटिक कोड आया कहां से, एक्चुअल में एंटीजेंस जो होते हैं वो इसी के होते हैं, लेकिन हम लोग पैथोजन कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वायरस कोई और हो सकता है। बस हम लोग सेम, जैसे यहां पर किसकी बात हो रही है, आपके नीपा वायरस की बात हो रही है, तो नीपा वायरस वाला ही एंटीजन जो होगा वो यहां पर इस्तेमाल करेंगे, बाकी पैथोजन किसी और का भी लगा सकते हैं। तो वही चीज यहां पर आपकी सारी लिखी हुई है ना। तो बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ही पूरा का पूरा इस नए वायरस के लिए डेवलप होना शुरू हो जाता है। और एंटीबॉडीज अगर कभी कभी एक्सपोजर नहीं हुआ है पूरे लाइफ में, तो वो अपने नए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हफ्ते 10 दिन का टाइम लेता है, वो बना के रख लेता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपका एक्चुअल वाला नीपा वायरस अगर आपके शरीर में इन्फेक्ट करता है, तो शरीर हमारे लिए उसके अगेंस्ट में ऑलरेडी क्या बना चुका है, एंटीबॉडीज बना चुका है। द मोमेंट नीपा वायरस विल एंटर इनटू आवर बॉडी, एंटीबॉडीज विल बी देयर, जो ये वाई शेप के एंटीबॉडीज है, इट विल बी देयर टू कवर ऑल द एंटीजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैथोजन कॉल्ड नीपा वायरस। तो इस तरीके से हमारा वैक्सीन काम करता है, और इसी के लिए यहां पर एक नया वैक्सीन डेवलप करने की बात हुई है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो गट माइक्रोबायोम एंड हेल्थ के ऊपर है। गट माइक्रोबायोम और हेल्थ क्या चीज, सबसे पहले आप ये समझो कि हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कराते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आपके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, कभी कभी आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन मिलता होगा, कभी गैस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इन सबके पीछे एक्चुअल में आपका गट हेल्थ कैसा है वो बहुत मायने रखता है। मतलब कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में बहुत सारा
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कई बार आपके खाने को पचाने में काफी सारा हेल्प करते हैं और उनसे न्यूट्रिशंस एक्सट्रैक्ट करने में बहुत सारा हेल्प करते हैं। तो इसीलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर कॉल्ड गुड बैक्टीरियाज। जैसे कि हम लोग मान लो, बहुत ही बढ़िया मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, जैसे आप लोग लैक्टोबैसिलस का एग्जांपल ले सकते हो, है ना, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो हमारे लिए गुड बैक्टीरिया का काम करता है, हमारा गट हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। अब यहां पर इस तरीके से अगर आप देखोगे तो देयर आर टू टर्म्स जिसको कि हम लोग हर बार यूज करते हैं, और यूपीएससी इन पर भी क्वेश्चंस बहुत इजीली बना सकता है। देखो, दो टर्म्स होते हैं क्या, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स। दोनों में अंतर समझते हैं। देखो, प्रोबायोटिक्स ऐसे खाने होते हैं, ऐसा ऐसा हमारे लिए कोई भी फूड मटेरियल हो सकता है जिसके अंदर ऐसे हेल्दी बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से होते हैं। जैसे कि हम लोग दही खाते हैं, कर्ड खाते हैं, है ना, कर्ड, दही, इन सब के अंदर में ऐसे गुड वायरस, सॉरी, गुड बैक्टीरियाज ऑलरेडी हुआ करते हैं, तो जो हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स आर द फूड एलिमेंट जो कि एक्चुअल में प्रोबायोटिक्स के अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। मतलब कि प्रोबायोटिक्स को हम लोग खाते हैं, और जो वो प्रोबायोटिक्स के अंदर में अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रीबायोटिक्स को खाते हैं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है बिल्कुल। तो इसी के बेसिस पर ये पूरा आर्टिकल अगर कभी यूपीएससी पूछता भी है तो इसको प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स से रिलेट करके जरूर पूछेगा। ठीक है भाई, यहां पर हम लोग देखते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम्स के ऊपर हम लोगों ने ये सब बातें तो कर ली वैसे, है ना। हमारा जो भी डायनामिक कम्युनिटी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ और डिसीज से फाइट करने के लिए। प्रोबायोटिक्स, दे आर द फूड्स या फिर सप्लीमेंट्स विच कंटेन्स गुड बैक्टीरिया, यही हम लोगों ने भी पढ़ा है। और यहीं पर देखो लिखा है प्रीबायोटिक्स, दे आर यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बेसिकली उनका खाना होते हैं, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। अब ये ह्यूमन माइक्रोबायोम्स के क्या क्या फायदे हैं तो हमने बता दिया कि भाई साहब ये हमारे हेल्थ और डिसीजेस में इसको सही रखने में काफी काम करते हैं, खाने पचाने में, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में, वगैरह वगैरह, यही सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहां पर माइक्रोबायोटा स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, ब्रेक डाउन द पोटेंशियली टॉक्सिक फूड, यही सारी बातें हम लोगों ने कर ली। विटामिन बी और विटामिन के, एमिनो एसिड्स, विटामिन, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर इंडियन ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि बहुत पहले की बात है ये, लगभग लगभग आज से 5-6 साल हो गए होंगे, है ना। इंडियन इंडियन ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव, ये बेसिकली हम इंडियंस के अंदर में ये जो माइक्रोबायोम है, मतलब कि जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पूरा एक समूचा हिस्सा क्या कहलाता है? माइक्रोबायोम कहलाता है। तो ये माइक्रोबायोम बेसिकली जो कि हमारे यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं, इनको हम लोग जरा नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं, और इसी इनिशिएटिव को हम लोग बोलते हैं इंडियन ह्यूमन माइक्रोबायोम इनिशिएटिव। ये डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में 2019 में इनिशिएट किया गया था। और ये जो स्टडी है वो पुणे का एक नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्सेस है, जिसको हम लोग एनसीएमआर बोलते हैं, वहीं पर ये सारा का सारा रिसर्च चल रहा है। अगला आर्टिकल हमारा हैवीश्योर हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के बारे में आया है। तो अभी क्या हुआ है कि हैदराबाद की एक कंपनी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, IIL, इसने क्या किया है, एक हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जिसको हम लोग बोलते हैं हैवीश्योर नाम का एक वैक्सीन डेवलप किया है। ओरल वैक्सीन है ये। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस से रिलेटेड एक वैक्सीन है। कहीं पर भी वर्ल्ड अगर हेप मिलता है तो उसको हम लोग हेपैट, हेप, हेपी, इनका मतलब किससे होता है? लीवर से होता है। तो हमेशा लीवर वाली प्रॉब्लम में आपको हेपेटाइटिस के बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये अगर आप देखोगे तो IIL जो है वो बेसिकली NDDB, यहां पर देखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत इसको बनाया गया था। इसका बेसिक मकसद ये था कि हम लोग बहुत ही ऐसी सस्ती वैक्सीन बनाएंगे जो कि हमारी जनता के लिए अफोर्डेबल हो। फिर NDDB जो है उसको 1965 में फाउंड कर लिया गया था। और यहां पर बेसिकली इसका काम क्या था कि रूरल इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को ड्रॉ करना जिससे कि उनका जो डेयरी सेक्टर है वो काफी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सके। अब आखिरकार ये हैवीश्योर वैक्सीन क्या है? ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए का 2 डोज वाला एक वैक्सीन है। अगर डोसेज की बात करते हैं तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको 12 महीने के अंदर अंदर पहला डोज लग जाना चाहिए, और जिस दिन लगता है उसके अगले 6 महीने के बाद आपको दूसरा डोज भी देना पड़ता है। फिर इसका टारगेट ग्रुप बोले तो बच्चे ही लोग हैं जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनमें रिस्क ऑफ एक्सपोजर ज्यादा होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा
कि अब हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो हम लोग अभी तक हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन को हम लोग करते थे, तो वो नहीं होगा। अब आराम से हैवीश्योर जो है वो काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस के कई सारे वर्जन्स हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए की हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे ही बी, सी, डी, ई भी है। तो यहां पर आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द वायरसेस जो हैं वो एचएवी, एचबीवी, एचसीवी, एचडीवी, एचईवी, इन्हीं के नाम पर ये पढ़ रहे हैं। ये ज्यादातर जो भी वायरसेस होते हैं, इनका अगर ट्रांसमिशन देखोगे तो इनका ट्रांसमिशन आपको फीकल ओरल रूट के माध्यम से मिल जाएगा। अगर कोई भी आप गंदगी वाला खाना पीना कुछ भी खा रहे हो, यहां पर आप देख सकते हो फीकल ओरल रूट, कंटैमिनेटेड वाटर, इन सबसे हो सकता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आपके ब्लड कांटेक्ट या फिर बॉडीली फ्लूइड या सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर मदर टू चाइल्ड, ऐसे कुछ कुछ चीजों पर यहां पर आपको मिलता है। तो बी, सी और डी जो होते हैं वो ऐसे ही ब्लड या सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर मतलब नीडल्स शेयर कर लिया, या मतलब ऐसे इन्फेक्टेड जो भी होते हैं इनके इनके क्लोज कांटेक्ट से आता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स में ज्यादातर आपको थोड़ी सी थकान महसूस होगी, चक्कर आने की कोशिश करेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, जॉन्डिस जैसी भी फीलिंग आती है, जॉइंट पेन भी हो सकता है आपको। तो ये सारी चीजें हैं। और क्रोनिक लीवर डिसीज, आपको पता है कि लीवर डिसीज के सारे सिम्टम्स समझ में आते हैं। अब जितने भी ये ब्लड या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाले हैं, यहां पर आप देख सकते हो कि ये 6 प्रैक्टिस अगर सेव कर रहे हो आप, तो हेपेटाइटिस बी होने का कोई भी चांस नहीं है। सिमिलरली अगर आप अच्छा हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, अच्छा साफ सुथरा पानी पी रहे हो, हाथ धुल के खाना खा रहे हो, इन सब से आपका क्या हो सकता है, ये भी आपको नहीं होगा। हेपेटाइटिस ए और ई तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। अगर आप शेयर्ड नीडल्स, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो डेफिनेटली जितने भी ब्लड वाले कॉन्टैक्ट्स थे ये नहीं होंगे आपको। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, किसका वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है? तो आप हमेशा याद रखना कि जो सी नाम है, सी, इसका कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो आपका वैक्सीन डी है, ये जो डी है ये बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि हेपेटाइटिस बी वाला ही वैक्सीन यहां पर भी काम आ जाता है। और इनफैक्ट हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है हमारे पास, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस डी का वैक्सीन बी वाला ही काम आ जाता है, और जो आपका हेपेटाइटिस ई है इसके लिए भी वैक्सीन बनाए हुए हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, सी के साथ में प्रॉब्लम है। ठीक है भाई। अब नीचे कमेंट करके मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कई बार क्लासेस में ये बात समझाई है कि 2 प्रकार के हमारे वायरस होते हैं, एक होता है अडीनो वायरस और एक होता है रेट्रो वायरस। दुनिया जहां के जो भी खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे कि एचआईवी, एड्स, कोरोना टाइप का जो भी होता है, वो सबके सब रेट्रो वायरस होते हैं। इनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए बेस्ड होता है। और यहां पर जो एडिनो वायरस होते हैं, ये इनका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल बेस होता है वो डीएनए बेस्ड होता है। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि इन सभी में से किसका, कौन सा वायरस जो है वो हमारा लिए रेट्रो वायरस होगा और कौन सा हमारे लिए एडिनो वायरस होगा। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो मुझे एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दो। अगला आर्टिकल ट्रैकोमा से रिलेटेड है भाई। ट्रैकोमा क्या चीज है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने की बात की है। ट्रैकोमा जो है वो कोई नई चीज नहीं है, डब्ल्यूएचओ ने फिलहाल अभी के लिए दर्जा दिया है हमें, लेकिन इंडिया ने लगभग 2017 में ही ट्रैकोमा से एलिमिनेशन का ऐलान कर दिया था। ट्रैकोमा क्या चीज है? कई बार हमारी आंखों में जलन महसूस होती है, लाल लाल पूरी आंखें हो जाती हैं और इचिंग पूरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकोमा बोलते हैं। तो ट्रैकोमा बेसिकली एक बैक्टीरिया के कारण में होता है, यहां पर अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि 1975 में स्मॉल पॉक्स का आखिरी केस डिटेक्ट किया गया था, तो 1980 तक आते आते हमने ग्लोबली स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया। पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो भी अभी 2011 में लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था, और इसीलिए 2014 में पोलियो फ्री हो चुका था भारत, पोलियो मुक्त हो चुका था भारत। अब फाइनली ट्रैकोमा भी हो गया है 2017 में, यहां पर इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था, और फिर 2019 से 24 तक पूरी रिसर्च चलती है, और अब डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा को भी इसी श्रेणी में डाल दिया है, स्मॉल पॉक्स, पोलियो और ट्रैकोमा। अब आप ये 3 नाम जरूर से याद रखोगे, एसपीटी है ना, एसपीटी। ये एसपीटी तीन ऐसे डिसीजेज हैं जो कि इंडिया में अब नहीं पाए जाते हैं। ट्रैकोमा के बारे में अगर बात करें तो वही है, इन्फेक्शंस वाले हैं। इसमें जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है भाई? ये देखो, क्लैमीडिया ट्रैकोमाटिस, है ना, ट्रैकोमाटिस क्लैमीडिया। यही आपको नाम अगर याद कर सकते हो तो इट्स गुड, नहीं याद कर सकते हो तो कम से कम इनका याद करने से ये नाम पता चल जाता है कि अच्छा ये वायरस के लिए वजह से नहीं बल्कि ये कोई बैक्टीरियल डिसीज हो सकती है, तो इसलिए भी थोड़ा याद कर लेना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बोलोगे
तो ये जितने भी रूरल एरियाज होते हैं, जो कि गरीब देश होते हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया, सेंट्रल या साउथ अमेरिका जैसे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट जैसे देश हैं, वहां पर ही ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की ये प्रॉब्लम है, और इसीलिए तो हम इसको निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस में भी काउंट कर सकते हैं। WHO ने फिलहाल अभी के लिए एक सेफ स्ट्रैटेजी इसके लिए बताया है। सेफ मतलब क्या है? सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनलीनेस और यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट। अगर ये 4 चीज रखते हैं तो एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं हम लोग ट्रैकोमा को। अगला आर्टिकल हमारा निक्षय पोषण योजना से रिलेटेड है। क्या हो रहा है कि देखो, टीबी पेशेंट्स के लिए अभी तक एक योजना थी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की, जिसके अंदर में 60-40 का अपना पूरा ये प्रोविजन चल रहा था। और इसमें यह था कि तुम पब्लिक लेवल पर या प्राइवेट लेवल पर कहीं पर भी अगर तुम अपने टीबी का इलाज करवा रहे हो, तो इस सिचुएशन में तुम लोग बड़े ही आराम से क्या कर सकते हो, 500 रुपए पर मंथ पा सकते हो। क्यों पाओगे? क्योंकि देखो, टीबी जब भी बीमारी होती है तो इस टाइम पर आपका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, और इसीलिए तो कई बार आपको पोलियो का भी वैक्सीन लगा देते हैं ये लोग इसी के साथ साथ, क्योंकि भाई साहब इस टाइम पर पोलियो जैसे प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं। तो जब भी ऐसी टीबी जैसी समस्या बनती है हमारे अंदर, तो हमें एक हेल्दी न्यूट्रिशन को लेना बड़ा जरूरी होता है। अब ये हेल्दी न्यूट्रिशन महीने भर का अगर आप 500 रुपए दे रहे हैं, तो कौन सा हेल्दी न्यूट्रिशन 500 रुपए में खाओगे आप? तो इसीलिए अब सरकार ने ये 500 रुपए बढ़ा के निक्षय स्कीम में 1000 रुपए पर मंथ कर दिया है। इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कि आप कहां से इलाज करा रहे हो, अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर में इनरोल होते हो तो आपको 1000 रुपए महीना डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में सीधे सीधे हो जाएगा। अब यहां पर एक अच्छी बात यह कि आखिरकार सरकार इतना उत्तेजित क्यों है, इसको क्यों इतने पैसे दे रही है? तो एक्चुअल में जो इसका ग्लोबल टारगेट है 2030 का है, लेकिन इसको इंडिया जो है ना वो पहले अचीव करना चाहती है। हालांकि अभी तक हम लोग इसको बहुत अच्छा काम कर नहीं पाए। हम लोगों ने वैसे तो टारगेट 2025 का ही रखा था कि 2025 तक हम लोग 70 से 90% तक टीबी एलिमिनेट कर देंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। आप देख सकते हो कि यहां पर इंडिया में आज के डेट में भी जो इनिशिएटिव जो है वो अभी तक 25 लाख के आसपास टीबी पेशेंट्स हैं, है ना। उनमें से तो 12 लाख ऐसे हैं जो कि अंडर वेट पेशेंट्स हैं। तो इनके लिए तो भाई साहब ये गवर्नमेंट जो है 1040 करोड़ का ये फंड एलोकेट करके ये पैसे वैसे सब देना चाहती है निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत। तो निक्षय जो है, निक्षय का मतलब आप टीबी से रिलेट करना, पोषण का मतलब है कि न्यूट्रिशन इनका हेल्थी मेंटेन होना चाहिए। अब यहां पर कई बार ना निक्षय मित्रा भी दिखते हैं। निक्षय मित्रास कौन होते हैं? ये वो एनजीओस, वो कॉरपोरेट्स, वो पॉलिटिकल पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई ग्रुप जो कि बहुत सारे या किसी इंडिविजुअल पेशेंट्स जो कि टीबी से ग्रसित है उनको गोद लेते हैं और उनके सारे खर्चा पानी करने का जुगाड़ खुद ही कर लेते हैं। तो ये भी एक वॉलंटरी आप बोल सकते हैं कि एक इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत अगर किसी को किसी के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना है, और उसके जो भी नए नए कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं उन सबका खर्चा पानी कौन दे सकता है? निक्षय मित्रास दे सकते हैं। तो अभी इसी के लिए एक ई निक्षय प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, जो कि सेंट्रल टीबी डिवीजन के द्वारा बनाया गया है। एनआईसी है इसमें, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, और WHO के द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसके अंदर में ये आपका सेंट्रल टीबी डिवीजन बन रहा है। ये क्या करेगा? जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहां पर वो अपने सारे रजिस्ट्रेशंस वगैरह को डन कर सकते हैं, और इससे हम लोग को डेटा वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये भी एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, इसके कारण में ये टीबी हम लोग को अफेक्ट करता है। यहाँ पर कई बार कितने बहुत सारे प्रकार के टीबी हैं, उसमें से एक है आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जो कि आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है लीवर के अलावा। जैसे कि मतलब कोई भी बहुत सारे पार्ट्स को ये अफेक्ट कर सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी है, स्केलेटन टीबी है, लीवर टीबी है, वगैरह वगैरह। ट्रांसमिशन कैसे होता है? हवा के थ्रू हो सकता है, जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है या बातचीत करता है, उससे भी हो सकता है। जो टीबी के लिए अभी तक टेस्ट आए हैं वो आता है एक RIF अल्ट्रा, ट्रेनोट एसे, एक्सपर्ट MITB, ये सारी चीजें हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ अभी दवाएं चल रही थी, जैसे कि आइसोनियाजिड, रिफैम्सिन और पायराजिनामाइड, लेकिन इसको BCG वैक्सीन के लिए नाम से हम लोग समझते थे। लेकिन आज के टाइम पर कई बार हम लोग को जब MDR टीबी आता है, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी हो जाता है, तो यहाँ पर ये सारी दवाएं काम ही नहीं करती हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक और यहाँ पर निकाला है जिसको हम लोग बोलते हैं बीपाल। तो बीपाल रेजिमेन जो है, बीपाल जिसके अंदर में बेडाक्विलिन, ब्रिटोमानिड और लेनेजोलिड, ये 3 प्रकार की दवाइयां जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं अगर आप MDR टीबी से ग्रसित हो रहे हो। मतलब कि आप ऑलरेडी, जो अभी हम लोगों ने इससे पहले ये मेडिसिन के नाम पढ़े थे ना, ये सारे, जिसमें से आइसोनियाजिड, रिफैम्सिन और ये था पायराजिनामाइड, ये सारे अगर काम करना बंद कर देते हैं तो फिर अब ये नया
लाइन ऑफ ड्रग्स है जिसका कि अब इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। फिर ये किसके लिए, जिनको एमडीआर टीवी होती है, और या फिर एक्सडीआर टीवी जो कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस टीवी हो सकती है। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है भाई साहब, एमडीआर टीवी का फिर ट्रीटमेंट कैसे करोगे, 18 से 24 महीने का ये जो लेंथी टीवी ट्रीटमेंट होता है, ये बेसिकली आपको इन दवाइयों के भरोसे ही चलना पड़ता है। फिर बेनिफिट्स क्या क्या है, मतलब यूजुअली क्या था कि अब 18 से 24 महीने के जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट्स थे उसको कम करके बीपाल ने क्या किया, 6 महीने का फिर पूरा का पूरा कोर्स कर दिया, तो लोग अब जल्दी एमडीआर टीवी से मुक्ति पा सकते हैं। सारी की सारी दवाइयाँ ओरल हैं, तो कोई इंजेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप आराम से घर बैठे हुए इसको काम देख सकते हो, हॉस्पिटल आने की बार बार जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा क्योर रेट्स इसका अच्छा खासा है, बीपाल का अच्छा सक्सेस शो कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल जो आता है वो आता है न्यू ड्रग एनडीसीटी रूल्स 2019। तो अभी कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों है भाई, क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये खतरनाक सा काम क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये कुछ ऐसा डीटीएबी है, मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बना रहा है। ये जो रिसेंटली ऐसा इनका रिकमेंडेशन आया है डीटीएबी का कि वो सभी एंटीबायोटिक्स के इंक्लूजन को भी एक न्यू ड्रग्स के अंदर शामिल करना चाहते हैं। जो भी एनडीसीटी होता है ना, न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके अंदर ये जितने भी ऐसे आपके बोल सकते हैं कि न्यू ड्रग्स की कैटेगरी है, उसके अंदर आपका एंटीबायोटिक्स को भी शामिल करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है हमारे लिए, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है, न्यू ड्रग्स का मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग तरीके से जब भी ड्रग बनाते हैं मॉडिफाइड क्लेम करते हैं, जिसमें कि आप जो भी पहले से ही अप्रूव्ड ड्रग्स हैं उसमें छोटे मोटे मात्रा में आप चेंजेस करते हैं, और उसकी वजह से कोई भी अगर नया ड्रग बनता है तो उसको न्यू ड्रग के डेफिनेशन के अंदर में यहाँ पर जो एनडीसीटी रूल्स 2019 के अंतर्गत डीटीएबी जो है वो इसको कर देती है, मतलब तैयार करती है, मतलब या फिर उसको नोटिफाई कर देती है। तो फिक्स डोज जैसे एफडीसीज होते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलता है आपको। नोवल ड्रग डिलीवरी वाले अगर कोई भी ड्रग होते हैं जिनको कि हम लोगों ने कुछ भी एक नोवल डिलीवरी सिस्टम के लिए कोई एक मतलब मॉडिफाई या सस्टेन रिलीज के लिए कुछ काम किया, तो वो भी नए ड्रग के अंदर में आते हैं। कुछ आपके लिए ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रोडक्ट्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अलावा यहाँ पर जीन थेरेपी है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी है। मतलब अब ये समझना कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक प्रकार का ऐसा एंटीबॉडी है जो कि हमारे शरीर नहीं बनाता है। हम लोग लैब में ही, मान लो कि हमारा कोई वायरस अटैक कर रहा है, तो उस वायरस से लड़ने के लिए जो हमारा शरीर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जिसको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं, उसको अगर हमारा शरीर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो हम उसको लैब में ही प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखना, यूपीएससी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पर। ऑलरेडी उसमें कई सारे ऑप्शंस में ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आज तक दिख चुका है। फिर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल्स की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं सब में जो हमारा एंटीबायोटिक है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की हम बात करते, डीटीएबी की बात करते हैं, तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना। जो भी कंट्री में ड्रग्स का आदान प्रदान होता है उन सब में सबसे सुप्रीम बात अगर किसी की मानी जाएगी तो वो डीटीएबी है ना। स्टेचुटरी बॉडी है। सबसे बढ़िया बात आप समझना कि यहाँ पर एक सीडीएससीओ होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली उसके पार्ट में एक ड्रग, इसका मतलब उसे वही एडवाइजरी बोर्ड जो है इसी का पार्ट है। और ये सब के सब जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर में सब बने। नोडल मिनिस्ट्री सबको पता ही है यार। अगर यहाँ पर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की बात होगी। फंक्शंस की अगर बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजेस देता है ऐसे टेक्निकल मैटर्स पर कि कौन सा ड्रग आपको इंक्लूड करना चाहिए, कौन से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काम में लेके आना चाहिए, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या लेके आना चाहिए, वगैरह वगैरह। यहाँ पर बात ये करता है, इस एक्ट के अंदर में इसको सारी पावर्स दी गई हैं। यहाँ पर सीडीएससीओ के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं तो ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ये जो एनआरए है उसके अंतर्गत यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है, वहां पर सीडीएससीओ काम करता है। ये बेसिकली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत इसको पावर मिला है कि इसके बिना परमिशन के कोई भी ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल्स, इंपोर्टेड ड्रग्स या फिर कोई मतलब प्रकार का क्वालिटी क्या है इंपोर्टेड ड्रग्स का वगैरह वगैरह, सब कुछ जांच पड़ताल कौन करता है, सीडीएससीओ ही करता है। तो ये बेसिकली स्टेट रेगुलेटर्स के साथ में काम करते हुए किसी को लाइसेंस देने की बात आती है, किसी को अगर स्पेशलाइज्ड, यहाँ पर अगर किसी को स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की बात करनी है, वो सब यही अप्रूव करने की बात करेगा। अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा हेल्थ केयर के अंदर एआई सिस्टम से रिलेटेड है।
यहां पर हम लोग बात करते हैं मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई इन हेल्थ केयर। देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग आज के टाइम पर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डीप सीक का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए इन चैट जीपीटी और इन एलएलएम्स, जिसको हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं, इन पे करते हैं। अब देखो, इनके पास कोई भी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं है जिसके बेसिस पर हम इस बात पर बहुत स्ट्रांगली सेटिस्फाई हो सकें या फिर बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव कर सकें कि इनके द्वारा जो भी सजेशंस दिए जा रहे हैं, जो भी हमारे मेडिकल डायग्नोसिस किए जा रहे हैं, वो सब के सब बिल्कुल सही हैं। इसी से रिलेटेड हमारा ये आर्टिकल है, जिसके अंतर्गत यहां पर डब्ल्यूएचओ ने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस यहां पर सेंड की है, जिसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि कई सारे जितने भी हमारे ये एलएलएम्स होते हैं ना, उनका एथिकल यूज कैसे हो सकता है, यहां पर जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर में ऐसे हो सकते हैं, उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस है। अब देखो, ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस यूं तो हमें देखने में लगता है कि अच्छा लगता है, कुछ बहुत ही तूफानी काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ तूफानी काम नहीं किया है। बहुत ही बेसिक गाइडलाइंस होती हैं ये सब, और इसके बेसिस पर हम लोग बाकी कंट्रीज को ये डिसाइड करने के लिए दे देते हैं कि भाई साहब, तुम अपने गवर्नमेंट, तुम्हारी सरकार जो भी है, तुम अपने देश में इस वाइड गाइडलाइंस के बेसिस पर कुछ इंट्रीगेट पॉलिसीज बनाओ, बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर पॉलिसीज बनाओ। ये लोग बस ऊपर ऊपर से बता देते हैं, है ना, उसको समझते हैं। तो हम सब लोग को ये बात तो पता ही है एलएलएम्स का मतलब क्या है, जैसे कि चैट जीपीटी, डीप सीक वगैरह वगैरह, सब यही सारी चीजें हैं। गूगल का नाबार्ड है, नाबार्ड बोल रहा हूँ, गूगल का बार्ड है, या फिर इसके अलावा आप लोग जेमिनाई बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, हम लोग को बहुत सारे जगहों पर डायग्नोसिस के काम पर, पेशेंट्स की क्वेरीज के काम पर, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च, इन सब जगहों पर हमें ये आज के टाइम पर ये हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो, रिस्क अपने आप में काफी ज्यादा है, क्योंकि इनके द्वारा जनरेट किया हुआ सॉल्यूशन एक्चुअल में कितना सिक्योर है हम लोग को भी नहीं पता है। दूसरा क्या है, बेसिकली जो इनके द्वारा सेंसिटिव हेल्थ डेटा होता है, अगर हम इनको वो सेंसिटिव हेल्थ डेटा प्रोवाइड कर लें तो यार हमारी प्राइवेसी ब्रीच, और अगर इनको सेंसिटिव डेटा प्रोवाइड ना करें तो ये अपने मन से ही कुछ ना कुछ बताने लगेंगे, ये लिमिटेड डेटा से ही कुछ ना कुछ डिराइव करके हमें सॉल्यूशंस देने लगेंगे, वो भी सही नहीं है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा डायलेमा है यहां पर, है ना। यहां पर हम लोग के लिए कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ में काम करना है। मतलब कि इन्होंने, डब्ल्यूएचओ ने यही बोला कि देखो, सारी सरकारें जो भी हैं उनको एक जॉइंट एफर्ट के बेसिस पर, यहां पर जॉइंट एफर्ट का मतलब सिर्फ सरकारें ही नहीं, आप अपने अपने टीम से बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लेके आओ जो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। आप हेल्थ सेक्टर को इंक्लूड करो इसमें। मतलब बड़े बड़े जो टेक्निक्स होते हैं, या फिर जो हम लोग टेक बोलते हैं, टेक, जैसे कि हम लोग के लिए एमआरआई का डेटा है, हमारे लिए एक्सरे स्कैन्स का डेटा है, सीटी स्कैन्स का डेटा है, इन सभी डेटा के साथ इसको अगर ट्रेन करेंगे हम लोग तो काफी ज्यादा अच्छा ये रिकमेंड कर सकता है फ्यूचर में हमारे हेल्थ केयर को लेके। लेकिन डेफिनेटली इसका एथिकल डायलेमा हमेशा बना रहेगा। यहां पर डेवलपर की गाइडलाइंस दी है, ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या हैं उनके बारे में बताया है, कि लोगों का ट्रस्ट इलेक्शंस वगैरह में जिस हिसाब से ब्रीच हुआ है उसके जैसा यहां पर भी ब्रीच ना हो। तो जो टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती थी, उसको बस हमने सही तरीके से ट्रेन ना किया और उसके बेसिस पर लोगों का विश्वास उस पर से उठ जाए, वो एक गलत बात होगी। यहां पर उसी बातों पर, उन्हीं बातों पर बस ये बात की गई है। रेगुलेशंस के नाम पर अगर मैं बताऊं कि गाइडलाइंस क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ऊपर ऊपर से गाइडलाइंस होती है, जैसे कि ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करना, इंडिविजुअल का राइट या चॉइस प्रोटेक्ट करना है, आपको वेल बीइंग प्रोटेक्ट करना है, कि भाई साहब किसी भी सूरत में इंसानों को हम लोग हमेशा सेव करने की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ बचाने की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसा सजेशन दे दे जिसको वो अपनाने के बाद उनकी पूरी लाइफ जो है वो नप जाए, मतलब कि वो उनकी डेथ हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा। फिर इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना भाई साहब, कि जो भी तुम्हारा एआई सिस्टम है वो एलिजिबल कितना है उसके, या फिर कितना इंटेलिजेंट है उसके बेसिस पर ये डिसाइड करना। फोस्टर अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि एआई का जो भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जो भी वो, जैसे मान लो चैट जीपीटी है, तो उसके लिए चैट जीपीटी एज ए कंपनी रेस्पॉन्सिबल होगी कि यहां पर, या फिर जो भी एक रेस्पेक्टिव पर्सन है, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है अपना। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हो तो वो एआई इनेबल्ड हो चुके हैं। एआई इनेबल्ड का मतलब है कि उनके बहुत सारे डायग्नोसिस के रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर्स के बेसिस पर, डॉक्टर्स के बिहाफ पर वो ही बात कर ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डॉक्टर से बात हो रही है कि एआई से बात हो रही है। तो ऐसे सिचुएशंस में किसकी जवाबदेही होगी? उस हॉस्पिटल की जवाबदेही होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एआई डिप्लॉयमेंट जो कर रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं।
इंक्लूसिवनेस आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम लोग जो है सिर्फ अमीरों को ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल गरीब हैं, पिछड़ा वर्ग है, वो हमारे लिए छूट जाए पीछे। तो इक्विटी सबके पास होनी चाहिए, इक्वालिटी के साथ करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी की बात यहां पर कर रहे हैं कि यार जो भी हम लोग एआई सॉल्यूशंस बना रहे हैं वो कम से कम सस्टेनेबल हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि मतलब हमेशा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं और इनके रिस्पॉन्सेस में बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर WHO के बारे में वैसे तो हम लोग को सब पता ही है, बट स्टिल एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए 194 मेंबर्स हैं। 7 अप्रैल 1948 में इसका निर्माण हुआ था। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी की हम बात कर सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। यहाँ पर ये सभी मेंबर स्टेट के डेलीगेशंस को बेसिकली मीटिंग वगैरह में बुलाती है। इसका यूएन स्टेटस की बात करें तो ये एक डेडिकेटेड एजेंसी है जो कि हेल्थ सेक्टर में बात करती है। और इसका ये समझ लो हेल्थ सेक्टर में पूरे विश्व का हेल्थ मेंटेन करना, इसमें क्या बड़ी चीजें आ रही हैं, उनको कैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, उनको वार्न करना पहले से ही, ये सब काम किसका है, इसके मिशन के अंतर्गत आता है, WHO के मिशन के अंतर्गत आता है। अगला आर्टिकल हमारा नोमा के बारे में है, जो कि एक प्रकार का निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, जिसको हम लोग NDTs बोलते हैं। आखिरकार इनको हम लोग निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज क्यों बोलते हैं? यहां पर 3 शब्द हैं, निग्लेक्टेड, ट्रॉपिकल और डिसीज। डिसीज का मतलब हम सबको पता है कि इट मे बी वायरस, बैक्टीरिया कॉज्ड, कुछ तो होगा। निग्लेक्टेड क्यों है भाई साहब? क्योंकि आज तक जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड में इन्होंने अभी तक ऐसे बीमारियों का कोई भी ध्यान नहीं दिया है। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्रीज या फिर सदर्न कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। और सिमिलरली हम लोग हमेशा नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते ही हैं कि सदर्न कंट्रीज जो भी हैं वो अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं। इसीलिए हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली जो हमारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, हमारा इंडिया या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, इन सभी जगहों पर कुछ कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर बहुत सारे ऐसे देश के अंदर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में भी विश्व चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो काफी डेडली हैं और इनसे मोर्टेलिटी रेट तो बहुत ज्यादा इन सब का। तो ऐसे सिचुएशन में हम इनको क्या बुलाते हैं? निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज बुलाते हैं। अब देखो अच्छी बात यह है कि अभी तक जो हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत ज्यादा ध्यान देता नहीं था। एक्चुअल में ये ध्यान देना स्टार्ट होता है 2012 से। 2012 में एक मीटिंग होती है और उसके अंदर में पहली बार संज्ञान में लिया जाता है ऐसे निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस के बारे में। तो यहां पर नोमा जो है वो एक प्रकार सा जिसको हम लोग कैंक्रम ओरिस या फिर गैंग्रेनस स्टोमेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली 3 से 10 साल के जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उनको अफेक्ट करता है ज्यादातर करके। बेसिकली यहां पर आप देख सकते हो माउथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे छोटी बच्ची आप इसके देख सकते हो, माउथ में आपको एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बैक्टीरियल होता है ना, नॉन कॉन्टेगियस डिसीज है। बेसिकली ये जिसके भी मतलब समझ लो जिसके अंदर इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, जो मॉल न्यूट्रिशन है, ऐसे लोगों को ये ज्यादा प्रभाव करता है। और जाहिर सी बात है जो हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज के पुअर बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको ये ज्यादा अफेक्ट करेगा ही करेगा। फिर इसके बाद जिसके पास पुअर हाइजीन है, पुअर ओरल हाइजीन, माल न्यूट्रिशन के शिकार है, इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर है, जैसा मैंने बताया, इन सबको ये NDTs ज्यादा तेजी से होते हैं, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और ये देखा जा रहा है कि बेसिकली ये हम बोल सकते हैं कि दे आर कॉज्ड बाय ए वैरायटी ऑफ पैथोजेंस, है ना, जिसके अंदर में सब प्रकार के आते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ बैक्टीरिया वायरस हो, आपके फंजाई हो सकते हैं, दूसरे पैरासाइट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे टॉक्सिन्स हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप यहाँ पर कोई भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और कुछ भी बोल सकते हो जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि निग्लेक्टेड का मतलब क्या है, इसके अंदर की अगर कुछ बीमारियों की बात करें तो स्नेक बाइट एनवेनोमेशन, ये मतलब सांप काटने का जो बीमारी है, स्केबीज की बीमारी, यॉस, ट्रैकोमा, लिशमैनियासिस, ऐसे जो है हमारे चागस डिसीज है, ये सारे के सारे हमारे लिए हो सकते हैं। तो WHO का नया रोड मैप जो है वो 2021 से 31 के लिए यहां पर बन गया है, जिसके बेसिस पर हम लोग NTDs को बेसिकली अब अपने ग्लोबल एफर्ट्स के साथ में देखेंगे। यहां पर हमने जैसे बताया था कि 2012 में एक लंदन डिक्लेरेशन हुआ था और इस लंदन डिक्लेरेशन के अंदर ही पहली बार ग्लोबल लेवल पर ऐसे NTDs को एक रिकॉग्निशन मिला था। तो यही सारी बात हो गई अपनी। इंडिया के NTDs के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं? तो यहां पर NTD को एलिमिनेट करने के लिए 2018 में एक मिशन यहां पर लॉन्च हुआ जो कि WHO के द्वारा सपोर्टेड है। बेसिकली यहां पर जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको ये ज्यादा परेशान करता है, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। और इंडिया ने सक्सेसफुली गिनी वॉर्म, ट्रैकोमा और यॉस, इन तीनों को तो बेसिकली एलिमिनेट भी कर दिया है ऐसे NTDs को। तो इंडिया अभी अच्छा कर रहा है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि यहां पर सही होने हैं NTDs के अंदर।
फिर है टेक ट्रांसफर ऑफ कॉलेरा वैक्सीन। देखो क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। यहां पर इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूशन है IVI, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोगों ने कॉलेरा का एक सिंप्लीफाइड ओरल वर्जन निकाल दिया है ना। अभी तक कॉलेरा, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि कॉलेरा बेसिकली जिसको हम लोग विब्रियो कॉलेराए बैक्टीरिया से हम लोग होता हुआ देखते हैं, उसके लिए एक वैक्सीन डेवलप करने की बात है, ओरल वैक्सीन की बात है, इसको हम लोग बोल रहे हैं OCVS, है ना। यहां पर बायोलॉजिकल ई एक हैदराबाद बेस्ड फार्मा है। बेसिकली ये बायोलॉजिकल ई जो है वही कंपनी है जो कि IVI के अंतर्गत इसको लाइसेंस दिया गया है अभी के लिए। तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मुलेशन है, मतलब ऐसे हैं कि जो आराम से बन सकते हैं, सस्ते दामों पे जा सकते हैं कॉलेरा को कम करने के लिए। देखो कब कॉलेरा का आपको पता है कि अफेक्ट क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट होता है, डायरिया जैसी सिचुएशन आ जाती है। और इसके अलावा आप बोल सकते हैं देयर कैन बी कॉजिंग एजेंट लाइक विब्रियो कॉलेराई, जैसे हमने पहले बता दिया। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, गंदे पानी से, है ना, गंदा खाना खाने से, पानी से, हाथ बिना धुले खा लिया कुछ भी। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो यहां पर कॉलेरा ज्यादा तेजी से होता है, बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से आपके अंदर चले जाते हैं। फिर यहां पर जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, यहां पर हम देख सकते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर यही दिया जा रहा है। इसमें जिंक सप्लीमेंट्स भी हैं, इसमें वैक्सीन डेवलप करने की भी बात हो रही है। तो WHO ने बहुत सारे कॉलेरा वैक्सीन को भी यहां पर अप्रूव कर दिया। कभी UPSC ऐसा स्टेटमेंट बोले तो आपको पता होना चाहिए, नाम पता करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर आप बोल सकते हो कि जो E+ अभी था, इसके 2 डोसेस से कंप्लीट प्रोटेक्शन की बात यहां पर गारंटी की जा रही है अभी के लिए। अगला आर्टिकल हमारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पिग किडनी। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी, जेनो ट्रांसप्लांटेशन की। जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या चीज है, जेनो मतलब होता है अदर्स, है ना, मतलब कि ऐसी चीज जो कि आपके शरीर का हिस्सा नहीं है या फिर आपकी स्पीसीज से बाहर है। तो जेनो मतलब हो गया आउट आउट वाली चीजें, जो कि बाहरी की चीजें हैं। अगर उनका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मतलब कि अगर हम इंसानों के अंदर में अगर उनके कोई हार्ट से किसी दूसरे इंसान का हार्ट किसी दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट करते हैं तो दे आर नॉर्मली ट्रांसप्लांटेशन, है ना। लेकिन यहां पर जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब यह है, जेनो मतलब होता है कि किसी दूसरे स्पीशीज के किसी ऑर्गन्स को आप ट्रांसप्लांट करने की बात कर रहे हो। इसको हम लोग ट्रांसप्लांटेशन को कई बार ग्राफ्टिंग से भी डिनोट करते हैं, तो जेनो ग्राफ्टिंग भी इसको बोलते हैं हम लोग, जेनो ट्रांसप्लांटेशन या जेनो ग्राफ्टिंग। बेसिकली हम बोलते हैं कि दूसरा एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है तो होता है। अब यहां पर देखो, हम ट्रांसप्लांट करने के तौर पर कोई भी लिविंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स कुछ भी ले सकते हैं, नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन होना चाहिए बस, है ना। यहां पर एक होता है एक्स वीवो कॉन्टैक्ट, है ना। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि होना क्या चाहिए। सबसे पहले आप कुछ प्रोसीजर्स की अगर बात करते हैं तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि अगर हम लोगों ने ऐसे किसी भी दूसरे शरीर के या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन्स को अपने शरीर के अंदर में डाला, तो उस सिचुएशन में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, ये इम्यून सिस्टम बेसिकली इन लोगों को दे ट्रीट देम एज फॉरेन सेल्स। तो जैसे ही वो उसको फॉरेन सेल के जैसे कंसीडर करते हैं तो हमारे इम्यून सेल्स के जो बी सेल्स एंड टी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और बी सेल्स और टी सेल्स नए ट्रांसप्लांटेड मटेरियल्स को सीधे अटैक करके उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो जिस चीज के लिए हम लोग इन चीजों को ट्रांसप्लांट करते थे उसी का हम लोग खात्मा देख सकते हैं अपने खुद के इम्यून सिस्टम के लिए। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिकली कई बार ऐसा करते हैं कि हमारे लिए, जैसे मान लो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी में जैसे मान लो हम लोग जीन नॉकडाउन मेथड अपनाते हैं। यहां पर जीन नॉकडाउन मेथड का क्या मतलब है कि हम लोग इसमें कुछ ऐसे जीन्स को साइलेंट कर देते हैं जो कि बेसिकली आगे फ्यूचर में चल के हमारे इम्यून रिस्पांस को एग्रीवेट करते, जो भी हमारे इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करते। तो हम यहां पर इनके जीन्स को यहां पर साइलेंट कर रहे हैं या फिर इनको हम लोग मॉडिफाई करते हैं सबसे पहले, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम इनके ऊपर अटैक करना बंद करे, उसको लगे कि ये अपने ही शरीर का पार्ट है। तो ऐसे जेनेटिक चेंजेस हम लोग करते हैं पहले इस ऑर्गन के ऊपर, और फिर उस ऑर्गन को उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन एक बार हो गया तो एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, और उसको हम लोग काफी दिनों तक क्या करते हैं, इंटेंसिव केयर के अंदर में रखते हैं। अंडर इंटेंसिव केयर हम लोग ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं हमारा इम्यून सिस्टम इसको वापस से अटैक तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा अटैक करता है तो हमारे शरीर में जो हमारे डेड सेल्स होते हैं उनकी तादाद काफी तेजी से बढ़ जाती है, बहुत तेजी से स्पाइक करती है।
ऐसे सिचुएशन में वो चीजें हमें समझ में आ जाती हैं कि ये हमारा इम्यून सिस्टम इन पर अटैक कर रहा है, और उस सिचुएशन में हम लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखते हैं। और इसीलिए तो आप देखोगे कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन आज के डेट में कभी भी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया है। हम लोग पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लीवर के ट्रांसप्लांटेशन देख रहे हैं, हम लोग चिंपैंजी से ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। आखिरकार ये ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअल में तभी हो पाता है जब इनके जेनेटिक मटेरियल्स या फिर हमारे बॉडीली ऑर्गन्स इनके ऑर्गन के फंक्शनिंग से काफी मिलते जुलते होते हैं। तो यही पूरा आर्टिकल इसके बारे में बता रहा है कि ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग को अगर ये सक्सेसफुली पता चल गया कि इसको कैसे करते हैं, तो हम लोग को अब डोनर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वी कैन इजिली हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ डोनर, है ना। जरूरी नहीं है कि इंसान का ही डोनर मिले हम लोग को। अगर पिग, चिंपैंजी, इन सबसे कुछ भी चीजें मिलती है। चिंपैंजी तो चलो बहुत ही मतलब अलग हो गया, लेकिन पिग आजकल के टाइम पर काफी कॉमन है। हम लोग बोलते हैं पिग से इंसान का जो डीएनए है वो अप्रॉक्सिमेटली 97-98% सिमिलर ही है। तो 97-98% अगर सिमिलर है तो इसी के बेसिस पर हम लोग काफी सारे ऑर्गन्स का इधर उधर हेराफेरी भी कर लेते हैं। ठीक है भाई। अगला आर्टिकल हमारा है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024। तो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट आया, इंडिया ने यह देखा कि WHO के द्वारा रिलीज किया हुआ यह ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में अभी इस साल हाल फिलहाल में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अब बहुत ज्यादा नहीं मिली है, बहुत ही चुन्नू भर का ही है ना, बहुत ही छोटा सा ही है। तो की फाइंडिंग्स क्या रही है? हमने बोला है कि देखो पूरे विश्व का लगभग 28 लाख केस जो है 2023 में वो इंडिया से रहा है। इसके अलावा इंडिया जो है अभी भी वर्ल्ड का 26% केस अभी भी इंडिया में ही मिलता है टीबी का। यहां पर हमने देखा कि डेथ और केसेस दोनों में बहुत ही थोड़ा गिरावट देखने को मिला है, लेकिन ज्यादा नहीं है। आप खुद ही बोल सकते हो, देखो जो टोटल डेथ था वो था 3.31 लाख 2022 में, और अब जो है वो 3.2 लाख हो गया 2023 में। बस इतना ही है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, इट्स ऑन डिक्रीजिंग ट्रेंड, बट इतना नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों ने टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम बहुत पहले से चलाया हुआ है, लेकिन इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग 2025 तक हम लोग को टीबी को एलिमिनेट कर देना चाहिए था। बट इन एनी सच सिचुएशन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, और मुश्किल से हम लोग इस टारगेट का कितना 17.7% रिडक्शन कर पाए बस, है ना। अभी भी हमारे यहां पर 24% डेथ हो ही रही है 2015 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो इसीलिए हम लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। हम लोग हार्डली मतलब 50 और 75% टारगेट्स हम लोग को अचीव करना था, उसके जगह पर हम लोग 17 और 24% टारगेट अचीव कर रहे हैं। तो अगेन यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर हम लोगों ने इसको फिर से रीइनिशिएट किया है इन प्रोग्राम्स को, और हम लोगों ने टीवी को कवर करने के लिए काफी सारे काम को स्टार्ट भी कर दिया है। अब इसके लिए हम लोग बहुत इंप्रूव्ड रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि भाई साहब जितने भी पेशेंट्स हैं उनको तगड़े तरीके से रिपोर्टिंग पर लेके आओ। रिपोर्ट करने के बाद हम ये भी देखते हैं कि इनका डायग्नोसिस बहुत अच्छे तरीके से हो, ट्रीटमेंट रेट्स जो है वो शानदार तरीके से हो। अब अच्छी बात यह है कि ट्रीटमेंट रेट्स वगैरह अब ये सब थोड़े थोड़े लाइन पर आ रहे हैं, जैसे कि 85% ऑफ द डायग्नोस पेशेंट्स ऑन ट्रीटमेंट, रैंकिंग हाई अमंग 30 कंट्रीज, है ना। हम लोग मतलब इन सब कामों में अच्छा कर रहे हैं, बट रिजल्ट देखने में अभी भी समय लगेगा हमें। अब इसी से रिलेटेड हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे इसका एक नया, हम लोग देख नहीं रहे थे कि एमडीआर टीबी की अगर बात हो रही, तो अभी वैसे ये आर्टिकल अभी आगे भी आएगा। हम लोगों ने एमडीआर टीबी मतलब मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट टीबी या फिर एक्सडीआर टीबी, एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी, हम लोग ऐसे केसेस की टीबी देखते हैं जब यहां पर रिफैम्सिन, आइसोनियाजिड, ये सब जो बिल्कुल कॉमन टाइप के जो मेडिसिन, फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन जब काम करना बंद कर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग एमडीआर टीबी बोलते हैं, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। तो यहां पर इसीलिए हम लोग देख रहे थे अभी बी पाल के नाम से एक, या फिर बी पाम के नाम से एक नया मेडिसिन का पूरा लाइन हम लोगों ने अभी क्लैरिटी में देखा है। तो जो भी पेशेंट्स एमडीआर टीबी के पेशेंट्स हैं उनको अब हम लोग नए लाइन ऑफ ड्रग्स की बात कर रहे हैं। इसका इफेक्ट जो है वो काफी ज्यादा है। अभी ये आर्टिकल थोड़ी देर बाद आएगा, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। इंडिया का इक्वीन लैब हिसार में है। अब इसके बारे में क्या है कि देखो अभी ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वीन, सबसे पहले तो इक्वीन का मतलब समझ लो क्या होता है। इक्वीन इज लाइक एनी एनिमल्स लुकिंग लाइक हॉर्स, है ना, घोड़ा, खच्चर, गधा, जेब्रा, ये सब के सब जितने भी आप देख रहे हो ये सब क्या है, इक्वीन्स के अंदर में डिफाइन होते हैं। ये जो इक्वीन्स हैं इनके तहत काफी इनको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है ना। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं इक्वीन पायरोप्लाज्मोसिस एक प्रॉब्लम है इनको। अब इक्वीन पायरोप्लाज्मोसिस से रिलेटेड कुछ यहां पर टेस्ट कंडक्ट किए गए। यहां पर देखा गया कि इंडिया में लगभग 0.55 मिलियन इक्वीन्स है, जिसके अंदर हॉर्सेस, पॉनीज, डंकीज, म्यूल सब आ जाते हैं, घोड़ा, गधे, खच्चर, जीब्रा, ये सब की बात हो रही है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में। यहां पर इक्वीन पायरोप्लाज्मोसिस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का पैरासाइट है, प्रोटोजोअन पैरासाइट है ना। इससे
जो आपका आप बोल सकते हो जो रेट है मतलब काफी काफी खराब है, और यहाँ पर बहुत सारे अफेक्टेड स्पीशीज हो सकते हैं, मतलब इक्वीन्स में से सभी आ सकते हैं इसमें। सिम्टम्स क्या होता है इसमें कि ये बेसिकली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, और डायग्नोसिस बहुत ही चैलेंजिंग होता है, इसीलिए समझ में नहीं आता कि ये पायरोप्लाज्मोसिस कब कैसे हो गया। ट्रांसमिशन तो बहुत ही इजी आप देख सकते हो, मतलब बहुत सारे कारणों से ब्लड ट्रांसमिट करते हुए हो गया, कभी मतलब कांटेक्ट हुआ इनका तब हो गया, ब्लड कंटामिनेटेड इधर से उधर इंस्ट्रूमेंट अगर हमने बोल दिया, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है अभी, अभी ऐसा कोई भी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल इसका नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। तो पहले मान लीजिए कि मदर टू मतलब मदर टू बेबी यहां पर ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसको हम लोग ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इयाट्रोजेनिक ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, मतलब कि ब्लड या फिर इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं और इनके इंस्ट्रूमेंट्स कॉमन हो गए और उसमें ब्लड थे और कोई एक अफेक्टेड था, तो दूसरा भी हो जाएगा। फिर यहां पर एक्चुअल में एक टिक वेक्टर है, जो जुआ होता है ना, जुआ वैसा ही टिक वेक्टर है। ये टिक वेक्टर भी कई बार इस पैराप्लाज्मो यहां पर क्या पढ़ रहे थे हम इसे, बेसिकली हम लोग इस प्रॉब्लम को बोल रहे थे पायरोप्लाज्मोसिस। पायरोप्लाज्मोसिस का ये पूरा जो पैरासाइट है वो इसके पास ही रहता है, टिक के पास, और इससे भी ये ट्रांसमिट कर देता है। तो मल्टीपल स्टेजेस में हम ट्रांसमिशन को देख सकते हैं। हम लोग जरा वोआ के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, बेसिकली 1924 में स्टैब्लिश किया गया था, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इसका नाम 2003 में लिया गया, है ना। फिर उसके बाद पहले तो इसको ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीज बोलते थे, बड़ा कठिन सा नाम था, छोड़ देते हैं इसको। फिर इसके बाद इंडिया का रोल क्या है, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर कंट्री, और ग्लोबल रिकॉग्निशन के तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि WTO के अंतर्गत सभी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हुए ये की इंटरनेशनल सैनिटरी गाइडलाइंस देता है हमारे इक्वीन्स के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए भी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI की बात कर रहे हैं यहाँ पर। MRI जो है वो बिना सर्जरी के कैसे हम लोग को बहुत सारे डायग्नोस्टिक रिलेशंस देता है, इसी के बारे में बात है। तो MRI का बस बेसिक फंक्शंस हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली MRI जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट टिश्यूज के इमेजेस को स्कैन करते हैं, जैसे कि हमारा एक्सरे मशीन होता है। एक्सरे मशीन हमारे हार्ड सेल्स को, जैसे कि बोन्स हैं, उनसे पास नहीं हो पाता है, और इसीलिए हमारे उस एक्सरे प्लेट पर वहां पर रेज नहीं पहुंचती हैं। तो यहां पर हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जहां पर हम लोग ब्रेन या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, या फिर मतलब ऐसे ही लीवर, आर्टरीज, इन सब के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर के बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यूज हैं। इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, बेसिकली देखो कैंसर को डिटेक्ट करने में करते हैं। कहीं पर भी किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कैंसर है तो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज से वो काफी अलग दिखता है। फिर यहां पर कोई भी ऐसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी, या फिर कोई प्रोस्टेट कैंसर है, रेक्टल कैंसर है, जो कि बड़े इंट्रिकेट पार्ट्स हैं, जहां पर हम लोग फर्दर कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते इन पर, मतलब इन्वेस्टिगेशन इन द सेंस कि हम लोग इसको डायग्नोस नहीं कर सकते बहुत इजीली, तो वहां पर हमारे लिए MRI बहुत अच्छे तरीके से काम आता है। ये बेसिकली करता क्या है, MRI स्कैन्स टू ऑब्जर्व अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो, कहां कहां पर ब्लड किस हिसाब से पहुंचता है, उसके फ्लो को ये थोड़ा सा देखता है। जो भी फ्लक्चुएशंस हैं आपके ब्रेन के, न्यूरॉन की एक्टिविटीज है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल MRI बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वैसे तो देखो सबको पता है, ऑक्सीटोसिन हमारे लिए गुड हार्मोन है, लव हार्मोन है ना। एक्साइटमेंट हमारे अंदर जब भी आता है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है। कुछ भी हम लोग मस्त चीज करते हैं जिसमें हम लोग को बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, तो हम बोलते हैं कि शरीर से ऑक्सीटोसिन का डिमांड आ रहा है। अब एक्चुअल में क्या होता है, कई बार ये ऑक्सीटोसिन जो होती है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक दवा भी होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी मान लो कि कोई भी जानवर जब बच्चा डिलीवर कर रहा होता है, पैदा कर रहा होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उनका ब्लड फ्लो जो है वो काफी कम हो, ब्लड लॉस कम हो, और उनको पेन कम हो, उसके लिए हम लोग कई बार उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन या दवाइयां खिलाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल से कई बार ऐसा भी होता है कि जो दूध निकलने की बात होती है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो भी उनका एलिवेटेड दिखता है अपने बच्चों को पिलाने के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल कई बार गलत हाथों में होता है, और वो कई बार ज्यादा मिल्क एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में उनको ऑक्सीटोसिन के ओवर डोसेस देते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ पर बहुत बड़ा खतरा बनता है। यही पूरा आर्टिकल है इस बार का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने अभी स्टेट अथॉरिटीज को एक्शन लेने के लिए बोला है कि भाई साहब, डेयरी कॉलोनीज जो है ना अपने दिल्ली में, वहां पर ऑक्सीटोसिन के लेवल को एक बार फिर से रेगुलेट किया जाना चाहिए और एक बार चेक करना चाहिए। बेसिकली ऑक्सीटोसिन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये जब मैमल्स सेक्स करते हैं उस टाइम पर, जब भी बच्चे पैदा होते हैं, लैक्टेशन के टाइम पर, दीज ऑल आर द गुड फीलिंग्स, है ना। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर डेफिनेटली जब बच्चे पैदा करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो चलो ठीक है, वो सब बात अलग है, बट उस टाइम पर भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और जब भी हम लोग सोशल बॉन्डिंग करते हैं तो उस टाइम पर भी हमारे गुड हार्मोन जैसा ये दिखता है। फिर हम लोग बोलते हैं कि ये देखो केमिकली भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह सब यहां पर आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर रहे हैं। तो केमिकल मैसेंजर जैसा होता है, सोशल रिकॉग्निशन, रिलेशनशिप बनाने के लिए, इमोशनल अटैचमेंट के लिए, है ना, ये बेसिकली इन सभी चीजों के लिए भी काम होता है। लेकिन मैंने यही बताया कि इसका यूज इस केस में सबसे तगड़ा होता है, और इसीलिए हम लोग कई बार कंसर्न्स जो आज के डेट में एसोसिएटेड हैं वो हैं कि हम लोग इनके प्रोसीजर से मिल्क निकालते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मिल्क को, अगर आप हाई ऑक्सीटोसिन लेवल वाले मिल्क को आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको भी बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब कि इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैमल्स टू द ह्यूमंस, अगर वो वही मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी हाई ऑक्सीटोसिन पर प्रोड्यूस किया गया या फिर वहां से दूध या मिल्क एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग एलिमेंट है, इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है। फिर कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड रिसेंटली क्या होता है कि एफएसएसएआई ने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, जिसका कहना है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इथाइलिन गैस एज अ सेफ फ्रूट राइपनर। इन्होंने क्या बोला, इथाइलिन गैस को एक सेफ फ्रूट राइपनर की बात की गई है। लेकिन यहां पर कैल्शियम कार्बाइड क्या आ गया? कैल्शियम कार्बाइड अभी तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर कार्बन और लाइम का मिक्सचर, उसके मिक्सचर को अगर 2000 से 2100 के टेम्परेचर पर, 2000-2100 के टेम्परेचर पर अगर आप इसको गर्म करते हैं फर्नेस में, तो ये बेसिकली क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है। अब इस कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कि आम है, पपीता है, कोई भी फ्रूट्स है, इन सबको पकाने में बहुत ज्यादा इनका उपयोग होता है, आप सबने देखा ही होगा। लेकिन इससे बहुत बड़े कंसर्न्स आ रहे हैं। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं तो उससे एक एसिटाइलिन गैस निकलता है। ये एसिटाइलिन गैस जो है वो बहुत ही डेंजरस आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे कुछ बहुत ही हार्मफुल ट्रेसेस को उन फलों पर छोड़ देता है। और कई बार हम लोग उन फलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बिना धोए करते हैं, है ना। जैसे कि आप कभी मार्केट में गए, अंगूर खरीद रहे हो, है ना, अंगूर पक तो गए हैं, आपने क्या किया, टेस्ट करने के लिए कि हाँ अंगूर मीठा है कि नहीं, आपने वहीं पर तोड़ा और ऐसे हाथ से थोड़ा बहुत साफ किया और खा गए। हो सकता है कि उसमें आर्सेनिक और फास्फोरस का कंटेंट मिला, वो आपको बहुत गलत तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो ये हार्मफुल सब्सटेंस एक्चुअल में, जिनको हम लोग नॉर्मल भाषा में ना मसाला बोलते हैं, ये आपको हेल्थ इश्यूज कैसे, जैसे कि चक्कर आना, डिजीनेस, आप बहुत प्यासा फील करोगे, इरिटेशन होगी, वीकनेस होगी, बहुत ही मुश्किल होगी कुछ भी निगलने में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो। स्किन के अल्सर, वॉमिटिंग, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि एसिटाइलिन गैस जो है, जो यहां से एसिटाइलिन गैस निकलती है, वो एसिटाइलिन गैस बेसिकली सिर्फ उसको खाने से ही नहीं बल्कि बहुत बार कैरी करने से भी होती है। तो कई सारे जो हमारे फल वाले जो मजदूर होते हैं या फिर जो इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सिचुएशन बन सकता है जब भी उनको आर्सेनिक और फास्फोरस से फ्रूट्स पर ये मिलेगा। तो एफएसएसएआई का अब ये रेगुलेशन आया कि भाई साहब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड को बिल्कुल से बैन कर देंगे। अंडर रेगुलेशन 2.3.5 एफएसएस रेगुलेशन 2011 के अंतर्गत में इसको बैन कर दिया गया है, और इसमें सेफ्टी लिमिट्स दिखाया गया है। सेफ्टी लिमिट्स क्या बोला गया कि भाई साहब कैल्शियम कार्बाइड को वैसे तो आप इसका रैम्पेंट यूज हटा ही दो, एफएसएसएआई ने इसके जगह पर इथाइलिन गैस को एक सेफर अल्टरनेटिव बताया है ना, कि फ्रूट राइपनिंग अगर करना है आपको तो आप इथाइलिन गैस का इस्तेमाल कर सकते हो। इथाइलिन गैस जो है वो बेसिकली 100 ppm तक भी इस्तेमाल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप वैरायटी एंड मैच्योरिटी। यहां पर इथाइलिन और एसिटाइलिन की बात करते हैं। इथाइलिन जो है एक प्रकार का नेचुरली अकरिंग हार्मोन है फ्रूट्स के अंदर में, जो कि राइपनिंग प्रोसेस को रेगुलेट करता है। और एसिटाइलिन, जिसको हम लोग इथाइन भी बोलते हैं, ये एक प्रकार का कलरलेस गैस है, केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि फ्यूल में हम लोग इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हैं। अगला आर्टिकल है नॉन इन्फेक्शियस नीपा वायरस लाइक पार्टिकल्स। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम लोग कई बार वैक्सीन डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। हम लोग कभी डेड वायरस का काम लेते हैं, हम लोग कभी इनएक्टिवेटेड वायरस का काम करते हैं, हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि यार हम लोग वायरल वेक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, और कभी कभी कई बार हम लोग mRNA का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो उनके अंदर में डीएनए का पूरा सेट है, उसको हम लोग मैसेंजर आरएनए के तौर पर रेप्लिकेट कराते हैं अपने बॉडी में, और उससे अपने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कराते हैं। वैक्सीनेशन का बेसिक फंडा ही यही है कि आप एक इनएक्टिवेटेड या फिर डेड फॉर्म ऑफ वायरस को शरीर में भेज दो, लेट आवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज दैट। अगर याद आता है तो ठीक है, अगर पहली बार गया है तो उसके अगेंस्ट में वो अपने इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना सीख ले। इट मे टेक लाइक 5 to 7 days ऑफ टाइम, उसको पर्याप्त टाइम दिया जाए 5 से 7 दिन का। वंस दिस इज फिक्स्ड, अब कभी भी एक्चुअल वाला वायरस भी हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो अपना इम्यून सिस्टम तगड़े तरीके से काम करेगा, उसको मार गिराएगा। तो दीज ऑल थिंग्स का आर वर्किंग फाइन। लेकिन इसी में अब एक और एडवांस स्टेज हमारा आता है, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली किसी भी प्रकार के वायरस का हम लोग एक
डुप्लीकेट वर्जन बना देते हैं। वो डुप्लीकेट वर्जन के अंदर में कभी भी हम लोग उसका रेप्लिकेटिंग फैक्टर नहीं डालेंगे। जैसे जो वायरस होते हैं हमारे शरीर में जाके ना मल्टीप्लाई होने लगते हैं बहुत बार, तो हम लोग यही नहीं करने देना चाहते, इसीलिए इनका जेनेटिक मटेरियल नहीं डालते। और हमने अभी लेक्चर में ये भी समझा था कि कैसे अगर कोई भी पैथोजन है तो हम इस पैथोजन को हमारा इम्यून सिस्टम कैसे पहचानता है, उसके एंटीजन से। ये क्या है, स्पाइक प्रोटीन्स हैं। स्पाइक प्रोटीन्स क्या होते हैं, दीज आर लाइक एंटीजेंस। इन एंटीजन से ही इस पैथोजन की पहचान होती है, और इसके अगेंस्ट में जो हमारा वाई शेप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है, वो वाई शेप एंटीबॉडीज इन सभी एंटीजेंस को कवर कर लेता है, जिससे कि इन्हीं एंटीजेंस की मदद से ये हमारे सेल के अंदर में घुसते हैं, उसको हाईजैक करते हैं और मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर देते हैं। तो जब एक बार पूरे एंटीजेंस इनके कवर हो गए तो भैया ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए हमारा ये काम करता है। अब इसी के बेसिस पर हमारा एक नया आ गया है वायरस लाइक पार्टिकल्स। वायरस लाइक पार्टिकल्स विल बी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, जहां पर हम लोग वायरस के जैसा ही, अब डेड फॉर्म नहीं चाहिए हमको, हमको उसको अधमरा या फिर हम लोग उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग वायरस लाइक पार्टिकल खुद ही लैब में बना दे रहे हैं, है ना, सेम टू सेम। बस हम लोग वायरल के जेनेटिक मटेरियल का यूज नहीं करेंगे। तो नीपा वायरस के लिए पहली बार ऐसा कुछ वायरस लाइक पार्टिकल का एक जनरेशन देखा गया, एक नया मेथड है, इसी के बारे में बस आपको समझना था। बेसिकली बायोसेफ्टी लेवल 2 इन सब के लेवल को, लेबोरेटरी को ये सब पार कर चुका है, तो अब हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग को वैक्सीन बनाना और आसान हो जाए। अगला आर्टिकल हमारा है हैवी मेटल कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर। जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है ना, उसमें कई बार हम लोग को बहुत ज्यादा मेटल कंटेंट दिखता है, हैवी मेटल कंटेंट दिखता है, तो इसको हम लोग काफी प्रॉब्लम सिचुएशंस बोल सकते हैं। और अब हमारे लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc ने एक्चुअल में एक 3 स्टेप का प्रोसेस बनाया। इस स्टेप में सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग अपने अंडरग्राउंड वाटर से कैसे आर्सेनिक कंटेंट को कम कर सकते हैं, बल्कि इस आर्सेनिक कंटेंट को जितना भी वहां प्रेजेंट है उसको निकालो, उसको कैसे सेफली डिस्पोज कर सकते हो, और फ्यूचर में उन कंटेंट को वापस से हमारे अंडरग्राउंड वाटर से मिक्स होने के लिए रोक सकते हो। इन सभी लेवल पर एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन बिल्ड करने की बात हुई है इस पूरे आर्टिकल के अंदर में। अब यहां पर आप बोल सकते हो कि इसको अभी के लिए फिलहाल भागलपुर बिहार में और चिकबल्लापुर जो है कर्नाटका में, यहां पर 2 जगह भी इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। अब इनका टेक्निकलिटी में तो नहीं जाते हैं। बेसिकली इनके प्रोसेस में एड्सॉर्प्शन होता है, जो कि आर्सेनिक को वाटर से निकालने में मदद करता है। बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस है, जो कि हमारे पॉल्यूटेंट के कंसंट्रेशन को कम करता है। और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली डिस्पोजल है, कि जहां पर भी हैवी मेटल्स को हम लोग सेफली इन्वायरमेंट में डिस्पोज कर सकते हैं। यहां पर यही सारी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। अब हैवी मेटल्स क्या होते हैं वो हमें समझना बड़ा जरूरी है। हैवी मेटल्स देखो क्या होते हैं, जिनके पास वाटर के कंपैरिजन में डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है, और इसीलिए वो हाई डेंसिटी के कारण पानी में घुलनशील होते हैं, और वो मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और वंस अपॉन इट्स कंजम्पशन हम लोग को काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हैवी मेटल्स के जैसे कि आयरन, कॉपर, टीन, प्रेशियस मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारी चीजें हो सकती हैं। WHO ने आर्सेनिक और फ्लोराइड के लिए एक लिमिट सेट कर रखा है, लेकिन हम लोग को इस बात से काफी दुख हो सकता है कि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे हैं, लगभग ही आप बोल सकते हो कि हमारे 23 स्टेट्स के 223 डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि और भी जगहों पर हम लोग ऐसे फ्लोराइड लेवल्स और आर्सेनिक लेवल के लिए 21 इंडियन डिस्ट्रिक्ट के 21 स्टेट के 113 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्सेनिक लेवल ज्यादा पाया जाता है परमिसिबल लिमिट से। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल वाटर के लिए अलग आर्सेनिक लिमिट है, और हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग आर्सेनिक और फ्लोराइड लिमिट्स होती हैं। अब ये क्या है, इतना डिटेल में कभी यूपीएससी पूछेगा नहीं। अगला आर्टिकल हमारा है मिथेनॉल की पॉइजनिंग के साथ में। देखो कई बार होता है कि हम लोग लिक्वर की बात करते हैं, और लिक्विड जो हम लोग शराब का सेवन करते हैं, उस शराब के सेवन में जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो है इथेनॉल। लेकिन अगर वही इथेनॉल की जगह हम लोग अगर मीथेनॉल का इस्तेमाल करने लगे, तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर मीथेनॉल के कंजम्पशन से हमारी आईसाइट तो जाती ही जाती है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, और इनफैक्ट एट सीवियर सिचुएशन हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी यही देखा कि तमिलनाडु के कालाकुरुची डिस्ट्रिक्ट में 34 लोगों की जानें गई हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने मिथेनॉल बेस्ड लिक्वर का कंजम्पशन कर लिया था। एक्चुअली मिथेनॉल का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, CH3OH की बात हो रही है। ये बनता कैसे है? ये बनता है बहुत ही सिंपल से, जब एक कार्बन एटम अपने हाइड्रोजन एटम के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड करता है, वगैरह वगैरह, ये सब बन जाता है। और इसका प्रोडक्शन कब होता है? जब एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कॉपर और जिंक ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में 50 से 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 250 डिग्री सेल्सियस पर अगर बनते हैं, तुम्हारा मिथेनॉल बन सकता है इसमें। अब मिथेनॉल पॉइजनिंग से आपको नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारे के सारे, और लीडिंग टू विजन प्रॉब्लम भी बहुत ही खतरनाक तरीके से हो सकता है आपका। मिथेनॉल पॉइजनिंग जो है, ये बेसिकली यहां पर आप बोल सकते हो कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड रेगुलेशन के लिए अंदर में 2018 के अंदर में ये एक तरीके से बैन ही है, बट स्टिल बहुत ही वाइडली इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना।
अब यहां पर आप समझ सकते हो कि अलग अलग लिक्वर्स में मीथेनॉल की क्वांटिटी आपको कुछ कुछ लेवल्स पर परमिसिबल दिख सकती है, लेकिन नॉट बियॉन्ड दैट। आप उसके बियॉन्ड अगर कुछ भी कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली गलत है। तो रेंज जो है अलग अलग जगहों पर, जैसे फेनी, कोकोनट फेनी जो होता है उसमें तो एब्सेंट है, इसमें 50 ग्राम पर 100 लीटर हो सकता है जो कंट्री लिक्वर होती है। इस तरीके से 300 ग्राम पर 100 लीटर हो सकता है, मतलब कि 3 ग्राम पर लीटर बोल सकते हो, पोस्ट डिस्टिल्ड स्पिरिट्स में हो सकता है ना। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग अपने आप में, ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989 का शेड्यूल 1 है, उसके अंदर पर मेंशन है। इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड IS 517 भी मिथेनॉल के कंजम्पशंस पर बैन लगाता है या फिर उसको रोकथाम करता है। पैकेजिंग वगैरह पर भी अब तो काफी ज्यादा इसमें बोल दिया गया है कि अब नहीं होना चाहिए। तो वही सारी चीजें हैं मिथेनॉल के बारे में, बस आपको पता होना चाहिए। इसमें स्ट्रीमिंग फूड रेगुलेशंस इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें क्या है कि FSSAI ने अभी हाल फिलहाल में हमारे सेफ्टी लॉस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं कुछ। तो FSSAI के अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। मल्टीपल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आज के डेट में कोई भी फूड वगैरह का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो अलग अलग लेवल्स पर आपको अलग अलग लोगों के परमिशन की जरूरत पड़ती थी। बेसिकली आपके पास कौन कौन था, एक तो FSSAI से सर्टिफिकेशन चाहिए ही होता था, उसके बाद आपको कई बार एक BIS होता, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसके बाद कई बार आपको एगमार्क की जरूरत पड़ती थी, है ना। तो ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेशंस की जरूरत पड़ती थी। अब FSSAI ने बोले भैया कि सिंपल सी बात बताता हूं, हमसे सर्टिफिकेशन ले लो, अब बाकी से नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, हम लोग अपने अपने हिसाब से काम कर लेंगे। अभी तक क्या था, BIS एक्ट और एगमार्क स्कीम के अंतर्गत कई सारे फूड्स पर ये मैंडेटरी थी, लेकिन अब सर्टेन फूड प्रोडक्ट जैसे कि इन्फेंट फार्मूला है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, मिल्क पाउडर है, इन सब पर BIS सर्टिफिकेशन की मतलब जरूरत होती थी, लेकिन अब नहीं है। फॉर ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, फैट स्प्रेड, एगमार्क की रिक्वायरमेंट होती थी, अब वो भी जरूरत नहीं है। अब आप बोल सकते हैं कि यहां पर रेडी टू ड्रिंक बेवरेज, हलीम, ये मीड, ये सब जो भी आप बोल सकते हो अल्कोहलिक रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस हैं, इन सब पर अब धीरे धीरे करके वो एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट हो रहा है कि बेसिकली अब किसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर देख सकते हो जैसे FSSAI, ये आपका BIS का सिंपल है और ये आपका एगमार्क का सिंपल है। आप लोगों को कई सारे प्रोडक्ट पर ये सब के सब मिल सकते हैं। तो इन्हीं पर एक मेजर चेंजेस किए गए। एगमार्क की बात अगर करें तो ये बेसिकली किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ये दिखाता है कि वो अपने कितने स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर एग मार्क चाहिए आपको, है ना। सिमिलरली इसका नेचर जो है वो डेफिनेटली FSSAI मैंडेटेड ही था और मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको हम लोग देख रहे थे अभी तक। अगला है हमारा वोल्बैचिया बैक्टीरियम। देखो वोल्बैचिया जो है वो बेसिकली एक कॉमन बैक्टीरिया है जो कि आज के डेट में 50% ऑफ द इंसेक्ट स्पीसीज में पाया जा रहा है। स्पेशली अगर मॉस्किटो की बात करते हैं, मॉथ की बात करते हैं, ड्रैगन फ्लाइज की बात करते हैं, इन सब में आपको, बटरफ्लाइज, इन सब में आपको वोल्बैचिया का बैक्टीरिया मिल सकता है। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि देखो वोल्बैचिया जो है वो बेसिकली जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो ही सिर्फ, अगर वोल्बैचिया इन्फेक्टेड हैं तो वो ही सिर्फ अपने वोल्बैचिया मतलब वोल्बैचिया बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कर सकती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक तरीका चला जिससे कि हम लोग डेंगू जैसे प्रॉब्लम्स को यहां पर खत्म कर सकते हैं। तो यही पर लिखा है कि वोल्बैचिया आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट एग्स बट नॉट इन स्पर्म। तो इसीलिए ये हमेशा फीमेल से ही ट्रांसफर होता है, ये बात आपको एक पता होना चाहिए। अब यहां पर हम लोग फॉर्मोसा वॉस्प की बात कर सकते हैं। यहां पर एक्चुअल में इससे लड़ने के लिए हम लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है। जो फीमेल वॉस्प होती हैं दे आर द इफेक्टिव हंटर्स। ये क्या करते हैं, अपने जितने भी एग्स होते हैं उनको किसी भी व्हाइट फ्लाई के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, मतलब अपने एग्स को ले करते हैं। जब भी वो अंडे फूटते हैं, क्रैक होते हैं, और उससे मतलब एग्स को जब भी वहां से लार्वा या फिर ये वॉस्प का जब छोटा बेबी यहां से निकलता है तो वो बेसिकली इन्हीं जो भी क्या बोलते हैं व्हाइट फ्लाइज होते हैं ना, इनको ही खा जाता है। सबसे पहले इन्हीं को खाना बना लेता है अपना। तो ये सबसे बेसिक बहुत ही शानदार तरीका है कि व्हाइट फ्लाइज को कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल था, वोल्बैचिया मेथड। फिर ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस के बारे में है। इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहां पर पोलियो की बात हो सकती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एक्चुअल में एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को भी एडिशनली डोज के साथ वेस्ट बंगाल में देखा गया है। पोलियो का इंपैक्ट आप सबको पता ही है कि आपका मसल्स जो होता है वो वीक हो जाता है, आपकी परमानेंट किसी भी बॉडी की एबिलिटी जो है वो खो सकती है। सिमिलरली इनफैक्ट डेथ भी हो सकता है। 5 से 10% जो है वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है उनको, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो इसीलिए उन सबसे लड़ने के लिए एक थर्ड डोज, एक समझ सकते हो कि एक चार्जिंग डोज के तौर पर इसको दिया जा रहा है। यहाँ पर पोलियो वायरस के जो अलग अलग टाइप्स देख सकते हो आप कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये हैं।
अभी भी सर्कुलेशन में है, लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 को हम लोगों ने 2015 और 19 में इरेडिकेट कर दिया है। अभी भी लेकिन टाइप 1 के कुछ कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। जो प्रिवेंशन है इसका अभी तक फिलहाल के लिए कोई क्योर नहीं है पोलियो का। अगर वैक्सीन वगैरह अगर नहीं लगे हैं तो पोलियो एक बार हो जाए तो उसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन की बात तो कर रहे हैं, जहां पर 1955 में डॉक्टर जोनस सॉल्क ने इसको डेवलप किया था। फिर ओरल पोलियो वैक्सीन भी आता है ना, 2 बूंद जिंदगी की, आप सबने पता ही था, ओरल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको हम लोगों ने अडाप्ट किया था। फिर इसके बाद पोलियो का स्टेटस वही अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 1995 में इंडिया ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, और केसेस जो थे 50,000 से एक साल, हर साल लगभग कम होते होते 2012 तक 0 केसेस हो गए हमारे। फिर 2012 में डब्ल्यूएचओ ने भी एंडेमिक कंट्रीज में इंडिया को रिमूव कर दिया था जहां की पोलियो होता है। 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, 3 साल तक कोई केसेस जब तक नहीं आए थे। फूड रेगुलेशंस इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन आईएचआर, इमरजेंसी कमिटी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, और इन्होंने क्या किया है कि एमपॉक्स, जिसको हम लोग मंकी पॉक्स बोलते हैं, उसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसीडर की है इंटरनेशनल कंसर्न के तौर पर। मंकी पॉक्स के बारे में बात करें तो ये भी एक प्रकार का जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज जिससे सेम पॉक्स वायरस ही है जैसे स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स वगैरह होते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, फीवर हो सकते हैं, रैशेस, आपके लिम्फ नोड्स फूल सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है, मसल पेन, बैक पेन, फैटीग, जॉइंट्स पेन, ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं मंकी पॉक्स के लिए। और जो ये पॉक्स वायरस है ये आपका ओवल शेप्ड है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहां पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ के अगर अलग अलग स्ट्रेन्स की बात की जाए तो एक क्लैड 1 स्ट्रेन है इसका, है ना। क्लैड 1 स्ट्रेन जो है उसके पास 3 से 6% की मोर्टेलिटी है, और जो हमारा दूसरा है क्लैड 2, ये थोड़ा कम डेंजरस है और सिर्फ 0.1 केसेस में ही फैटेलिटी या फिर डेथ देखने को मिला है। अगर पॉजिटिव एजेंट देखें तो ऑर्थोपॉक्स वायरस ही है यहाँ पर, और बहुत सारे जानवर जैसे कि स्क्वेरल्स हैं, चूहे हैं, मंकीज हैं, है ना, गिलहरियां, चूहे, मंकी, ये सारे लोग, डॉर्माइस जिसको बोल सकते हैं हम लोग, इन सब के द्वारा भी ट्रांसफर होता है। इनको कभी हम लोगों ने उठा लिया, इनके फर्श के साथ छू लिया, तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर इनके मीट को कंज्यूम किया, इन सभी सिचुएशन से हम लोग को मंकी पॉक्स हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको जूनोटिक बोल रहे हैं कि एम पॉक्स जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, बॉडी फ्लूइड से हो सकता है, स्किन लेजन से हो सकता है, कंटैमिनेटेड मटेरियल्स को टच करने से हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, और बेसिकली इन सभी लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने से ऐसे अफेक्टेड एनिमल्स के साथ में हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन का हो सकता है। ट्रीटमेंट अभी फिलहाल के लिए कुछ है नहीं बहुत ज्यादा, बट हाँ ये कुछ ड्रग्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स, जैसे कि साइडोफोविर, ब्रिंसिडोफोविर, इन सब का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ये सब हो सकते हैं। वैक्सीन के नाम पर 2 वैक्सीन हैं फिलहाल के लिए, स्मॉल पॉक्स और एम पॉक्स के लिए। ये एम पॉक्स वाला आप देख सकते हो, एक एम 2000 के नाम से डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिकमेंडेड है ये। फिर अगला आर्टिकल हमारा क्या है, ये इनिशिएटिव टू एडवांस एमआरएनए वैक्सीन डेवलपमेंट। देखो अब क्या है, एमआरएनए वैक्सीन की भी बात हम लोगों ने कर ली थी। एमआरएनए वैक्सीन की बात कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, जिसके अंदर हमारे सेल के अंदर में जो भी डीएनए होते हैं, इस डीएनए का हम लोग एक कॉपी बनाते हैं और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। यही मैसेंजर आरएनए एक्चुअल में आपके राइबोसोम के पास जाता है, और राइबोसोम के पास वो बोलता है कि भैया इसका प्रोटीन बना दो। तो कई बार यहां पर हम लोग को प्रोटीन बनता हुआ भी दिखता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अल्टीमेटली हमारा शरीर एक नेचुरल प्रोड्यूसर है मैसेंजर आरएनए का। ये मैसेंजर आरएनए किसका बन रहा है, ये बन रहा है आपके वायरस का। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ जुगाड़ कर लें कि हम अब अपने शरीर में हम कुछ ऐसी चीजों को भेजें जो कि इससे सीधे सीधे मैसेंजर आरएनए बनाए, और मैसेंजर आरएनए के तौर पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स बने या फिर कुछ ऐसी चीजें बने जो कि डायरेक्ट स्टिमुलेट करें हमारे इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने के लिए तुरंत चलाए। तो वही सिस्टम होता है एमआरएनए वैक्सीन के पास। देखो एमआरएनए वैक्सीन बनाना आज की डेट में काफी ज्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पहले जो वैक्सीन बनते थे उनको 10 से 15 साल लग जाते थे बनाने में, लोगों के ऊपर टेस्ट करने में, ट्रायल्स कंडक्ट करने में। लेकिन एमआरएनए वैक्सीन जैसा हमने कोविड के टाइम पर भी देखा था, ऐसे बहुत सारे कंपनीज थी जो कि एमआरएनए वैक्सीन के बेसिस पर बन रही थी। और इसके साथ साथ हम यहां पर ये बात कर सकते हैं, जैसे एस्ट्राजेनेका और ये सब जितने महंगी दवाइयां थी आप बोल सकते हो, वो सारे के सारे एमआरएनए बेस्ड हो सकते थे। मतलब एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है और इनको 1.5-2 साल के ही अंतराल में इसको बनाया गया है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि एमआरएनए वैक्सीन बेसिकली हमारे वैक्सीन डेवलपमेंट को काफी ज्यादा एडवांस कर रहा है। इसी के अंतर्गत डब्ल्यूएचओ ने एमआरएनए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम चलाया है। किसके लिए चलाया भाई, मान लो कि ऐसा कोई भी पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा कहीं पर आता है, और ऐसे सिचुएशन में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी ऐसे वैक्सीन को डेवलप कर सकें, इसीलिए हम लोग ये
ट्रांसफर प्रोग्राम चलाने की बात कर रहे हैं। mRNA की बात मैंने ऑलरेडी कर दी है आपसे, मैसेंजर आरएनए वगैरह वगैरह ये सारी चीजें हो चुकी हैं। यहां पर mRNA टेक्नोलॉजी MTTP ऑफ WHO के बारे में बात करें तो एक ये मिड 2021 में स्टार्ट हुआ था, जिससे कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज LMICs जो होते हैं उनको सपोर्ट मिल सके डेवलप्ड कंट्रीज से। तो यहां पर इसका जो इनिशियली जो है इसका एक डेवलपमेंट हब बना था साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका से फिर जो भी रीजनल वहां के और दूसरे कंट्रीज थे वो स्पोक के तौर पर वहां से फिर वैक्सीन को लेके जाते थे। तो यही है MTTP। फिर एक आता है आपका वेस्ट नाइल फीवर। वेस्ट नाइल फीवर जो है ये बेसिकली केरला के अंदर में अभी ये देखने को मिल रहा है। वेस्ट नाइल फीवर एक वायरल इलनेस है जो कि मॉस्किटो के द्वारा ही स्प्रेड होता है। वेस्ट नाइल फीवर जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के तौर पर वेस्ट नाइल वायरस है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पर देखा गया था वेस्ट नाइल पर। फर्स्ट फीवर इनिशियली अ फीमेल रेसिडेंट ऑफ वेस्ट नाइल रीजन उगांडा की थी 1937 में, इसीलिए इसका नाम वेस्ट नाइल फीवर पड़ गया है। ट्रांसमिशन के तौर पर यहां पर जो मॉस्किटोज हैं वो याद कर सकते हो, क्यूलेक्स मॉस्किटो हैं, इनके काटने से हो सकता है, और अभी तक फिलहाल के लिए कोई वैक्सीन यहां पर डेवलप नहीं हुई है। अगला है विडाल टेस्ट। देखो विडाल टेस्ट बेसिकली कब करते हैं पता है आपको? विडाल टेस्ट बेसिकली हम लोग टाइफॉइड के रेस्पेक्ट में करते हैं, टाइफॉइड के रेस्पेक्ट में करते हैं। लेकिन अब ऐसी बात चल रही है कि कई बार ये टाइफॉइड के टेस्ट में जो हम लोग टाइफॉइड को टेस्ट करने के लिए विडाल टेस्ट का जब इस्तेमाल करते हैं तो कई बार ये फॉल्टी रीडिंग्स दे सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यहां पर अगर हम विडाल टेस्ट के बारे में बात करें तो विडाल टेस्ट बेसिकली हमारे कुछ एंटीबॉडीज के डिटेक्शन पर काम करता है। मान लो कि हमारे शरीर में टाइफॉइड हो गया है और टाइफॉइड के रिस्पॉन्स में हमारा शरीर बहुत सारे ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है, तो जब भी हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं तो ब्लड सैंपल्स में भी ऐसे बहुत सारे एंटीबॉडीज साथ में आते हैं, और उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके उनको क्वांटिफाई करना कितने अमाउंट में ये एंटीबॉडीज बने हैं उसके बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपको टाइफॉइड है या नहीं है। तो यहां पर देखो प्रॉब्लम कहां पर आती है ना, ये सिंगल डायग्नोसिस इनफेक्टिव है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लगाया जा रहा है यहां पर। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि अलग अलग रीजन्स पर आपके सराउंडिंग के बेसिस पर आपको जब भी टाइफॉइड होता है तो नंबर ऑफ एंटीबॉडीज जो आपके शरीर के अंदर बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। तो अगर हम इसको क्वांटिफाई कर रहे हैं तो इसका कोई भी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं हो सकता है जिसके बेसिस पर आप ये टेस्ट करके इसको काउंट करके बताओ कि हाँ ये आपका टाइफॉइड है या नहीं है। तो इसीलिए यहां पर कट ऑफ वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, किट मैन्युफैक्चर किसके लिए कहां पर बना रहे हैं। कई बार ऐसे फॉल्स पॉजिटिव्स आ जाते हैं कि भाई तुम्हें टाइफॉइड है लेकिन होता ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, या विडाल टेस्ट को हम लोग थोड़ा सा अभी हटाने की बात कर रहे हैं कि यार ये उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे रहा है हमें। टाइफॉइड के बारे में अगर बात करें तो इसमें एक बैक्टीरिया आप सबको पता है साल्मोनेला टाइफी है ना, वो उसके वजह से होता है बैक्टीरिया का पुअर सैनिटेशन और हाइजीन बनाया। तो यहां पर बेसिकली आप विडाल टेस्ट की बात कर ही रहे थे, ब्लड, बोन मैरो, स्टूल, यूरिन कल्चर और इन सबसे और अच्छा टेस्ट हो सकता है। सपोर्टिव केयर और ट्रीटमेंट की बात करो तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और रेस्ट वगैरह से हो जाता है। प्रिवेंशन, अगर आप साफ पानी पी रहे हो, प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन कर रहे हो तो नहीं होगा। तो यही सारी चीजें हैं, कुछ खास इसमें है नहीं, सब आपको पता ही होता है। साल्मोनेला के कंटैमिनेशन की बात हो रही है, साल्मोनेला टाइफी मतलब साल्मोनेला के कंटैमिनेशन की बात ही हो रही है। तो टाइफी जो होता है वो तो टाइफॉइड क्रिएट करता है, लेकिन पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि एक महाशियन दी हट्टी MDH प्राइवेट लिमिटेड करके है, इन्होंने एक मतलब यूएस में शिपमेंट भेजा था और वहां पर साल्मोनेला कंटैमिनेशन देखने को मिला। अब यहां पर सिम्टम्स की बात करें तो डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है, फीवर होता है, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। साल्मोनेला की अगर बात करें तो ये भी एक बैक्टीरिया ही है जो कि साल्मोनेलोसिस कॉज करता है यहां पर, है ना। इट मेनली अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन। टिपिकली अगर देखें तो ये जो भी आप गंदा पानी पी लेते हो, गंदा खाना खा लेते हो, अनकुक्ड मीट, पोल्ट्री, एग, डेयरी प्रोडक्ट, इन सब से होता है, और हाईली कंटेगियस है ना। मल्टीपल पाथवेज के थ्रू आपके शरीर के अंदर घुस सकता है। पर्सन टू फूड टू पर्सन ट्रांसमिशन भी है इसके लिए, और डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। आप इसमें इतना ही था बस, इतना कुछ खास नहीं है। फिर WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की बात कर सकते हैं हम लोग कि क्या कॉन्टेक्स्ट है कि एक देखो डोनर एग्रीमेंट सेट हुआ है आयुष मिनिस्ट्री और WHO के बीच में, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने एक नया एक इंस्टीट्यूशन सेट किया, GTMC, है ना। इसको बोलते हैं ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, WHO में जामनगर के अंदर में, गुजरात के अंदर में, यहां पर देख सकते हैं हम लोग। तो इसका बेसिक पर्पस क्या है? देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स होते हैं जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धि, होम्योपैथी, सोवा रिप्पा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
जो कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं। तो एक्चुअल में डब्ल्यूएचओ की मदद से आयुष मिनिस्ट्री और डब्ल्यूएचओ दोनों मिलकर इसको फंडिंग वगैरह देते हुए बहुत सारे रिसर्च की बात करेंगे, और ऐसे जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के हमारे प्रोसीजर्स हैं, मेडिसिन हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, इन सबको यहां पर लेके आके एक सेंट्रलाइज दवा बनाने की बात हो रही है। तो नॉलेज नगेट फिक्स करने की बात हो रही है। यहां पर आप देख सकते हो कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होते हैं वो बहुत सारे नॉलेज, स्किल और प्रैक्टिसेस से बने होते हैं। जैसे कि हम लोग आयुर्वेदा की बात कर सकते हैं। आयुर्वेदा में एक्चुअल में बॉडी की एनर्जीज के बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि ये आपके शरीर के दोष हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग दोषास बोल रहे हैं। तो ये बॉडी के ऐसे दोषास की बात करता है। योगा की बात करते हैं हम लोग, तो योगा में ऐसे बहुत सारे फिजिकल पोस्चर्स होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, जिनके बेसिस पर आप बहुत सारे क्योर को देख सकते हो। सिमिलरली सिद्धा है, सिद्धा एक्चुअल में तमिलनाडु और केरला के रीजन से आता है। बेसिकली ये आपके शरीर में 5 एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, इनके एक बैलेंस की बात करता है। सोवा रिक्पा की बात कर सकते हैं, ये तिब्बतन मेडिसिन है ना। तिब्बतन मेडिसिन में बेसिकली आप लोग बोलते हैं हिमालयन रीजन में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति, दार्जिलिंग, इन सब जगहों पर आप देख सकते हैं। ये बेसिकली आयुर्वेदा के फंडामेंटल्स पर ही रूटेड है, बट स्टिल थोड़े बहुत चेंजेस यहां पर दिख जाते हैं। इसमें बुद्धिस्टिक प्रिंसिपल्स भी देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी आप सबको पता है, होम्योपैथी का एक बहुत ही सिंपल फंडा है, लाइक क्योर्स लाइक। इसका ये नहीं होता कि आप हैवी मेडिसिन लो, आप ये बोलता है कि आप बहुत ही स्मॉल मेडिसिन लो और आपका बॉडी खुद ब खुद काम करेगा उसके लिए, उसको सही करने के लिए। तो होम्योपैथिक ये लॉ ऑफ मिनिमम डोज पर काम करता है ना। तो ऐसे कई सारे हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, पूरा हमारा हेल्थ सेक्टर का ये फंडा यहाँ पर क्लियर होता है। और यही था, इतना ही था हमारे इस आर्टिकल में पूरे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।